Good morning, everyone. चलिए guys, I welcome all of you to CA CMA Intermediate Cost and Management Accounting batches. Before I introduce you with the subject, let me first introduce myself to you. I am Praveen Khatod and I am a chartered accountant. I became chartered accountant in year 2005. So it's been 18 years since I am a chartered accountant. After becoming CA in year 2005, I went for job. I worked in Infosys at Bangalore. Then I moved to Mumbai. There I worked for a financial services company. And then I moved to America. There I worked for 2.5 years. While I was in America, I pursued two more degree courses. One is CFA and another is CPA. CFA is considered as the topmost degree in the field of finance. As you might be knowing, CFA means Chartered Financial Analyst. And then CPA means Certified Public Accountant. Just like we have CAs in India, they do have CPAs in America. Okay. Then I moved back to India in year 2010, and since then I am into teaching field. I teach mainly two subjects. One is costing and another is financial management, both at intermediate level as well as CA final level. Okay, so that was all about me. Now let me introduce the subject to you. So the name of the subject is Cost and Management Accounting or Cost Accounting. And this curriculum is based on new syllabus and myself, Praveen Khatod. Okay. तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको कॉस्टिंग का सिलेबस इंट्रोड्यूस करूं, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कॉस्टिंग सब्जेक्ट का आखिर ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो कॉस्टिंग सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव, इसका सरल शब्दों में मतलब है, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि जब हम कॉस्टिंग पढ़ते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हम क्यों पढ़ते हैं कॉस्टिंग। तो जैसा कि आपने सोचा होगा कि हम कॉस्टिंग इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम कॉस्ट कैलकुलेट कर पाए कि हम कुछ भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, सपोज हम ये कैलकुलेटर बना रहे हैं या फिर हम ये सेल फोन बना रहे हैं, तो आखिर इन प्रोडक्ट्स की कॉस्ट कितनी। आपने बिल्कुल सही समझा। सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्टिंग सब्जेक्ट इज कॉस्ट डिटर्मिनेशन, यानी कि हम कॉस्ट डिटरमाइन कर पाए कि एक प्रोडक्ट को बनाने में आखिर कितनी कॉस्ट लग रही है, राइट। देन अनदर ऑब्जेक्टिव इज, in today's world there is a lot of competition, there is fierce competition। आपने देखा होगा जितनी भी सारी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, मारुति सुजुकी हुई, युंडाई हुई, महिंद्रा हुई, टाटा हुई, इन सब में fierce competition है। ये आए दिन नए मॉडल्स लेकर आते हैं और साथ ही साथ इनको वही मॉडल्स जितनी कम से कम प्राइस में कस्टमर्स को दे सके उतने कम से कम प्राइस में इन्हें देना पड़ता है, which means अपना प्रॉफिट मार्जिन बचाने के लिए इनको अपनी कॉस्ट को कम से कम करना होता है। तो हमारे कॉस्टिंग सब्जेक्ट का सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट रिडक्शन या फिर कॉस्ट कंट्रोल आखिर कैसे किया जाए, यानी कि वही प्रोडक्ट कैसे कम से कम कॉस्ट में, कैसे किफायती दामों में बनाया जाए। Then our third objective is decision making। जब भी आप फैक्ट्री सिचुएशन में होते हैं तो काफी सारे आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं। सपोज आपके सामने प्रोडक्शन करने के लिए दो मशीन्स के ऑप्शन है, वन इज मशीन ए, अनदर इज मशीन बी। मशीन ए है सेमी ऑटोमेटिक और मशीन बी है फुली ऑटोमेटिक। नाउ व्हिच मशीन यू विल गो बाय। अब सुनने में तो अच्छा लगता है कि हम ऑटोमेटिक मशीन पर जाएंगे, लेकिन ऑटोमेटिक मशीन महंगी भी पड़ेगी, लेकिन हाँ उसका प्रोडक्शन भी फास्टर होगा। सो यू हैव टू एनालाइज बोथ दी मशीन्स और आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ये चीज दोस्तों हम सीखते हैं हमारे कॉस्टिंग के थर्ड ऑब्जेक्टिव में। यानी कुल मिलाकर कॉस्टिंग सब्जेक्ट के तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला होता है कॉस्ट डिटरमाइन करना, दूसरा कॉस्ट को रिड्यूस करना और तीसरा होता है डिसीजंस लेना। ओके, अब दोस्तों इन ऑब्जेक्टिव के साथ हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको कॉस्टिंग का पूरा सिलेबस यहां पर इंट्रोड्यूस करवाता हूं। तो दोस्तों सिलेबस में हम देखते हैं आखिर हमें कौन कौन से चैप्टर्स यहां पर कॉस्टिंग सब्जेक्ट में पढ़ने हैं। ओके, कॉस्टिंग सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन करवाने के लिए मुझे आपको एक सिचुएशन के अंदर लेकर आना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि हमारे पापा के एक फ्रेंड है जिनकी फैक्ट्री है और पापा हमें उनके फ्रेंड की फैक्ट्री के टूर पर ले गए। तो देखिए हमने वहां पर फैक्ट्री में क्या क्या चीजें देखी। ओके, तो फैक्ट्री में दोस्तों कुछ एरिया होता है जहां पर प्रोडक्शन होता है, जहां पर प्रोसेसिंग होती है, और फिर एक एरिया में हम कुछ फिनिश गुड्स प्रोसेस करने के बाद रख देते हैं। कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ऑफिस भी होता है जहां पर ऑफिस वर्क होता है फैक्ट्री से रिलेटेड, राइट। और कुछ ट्रक्स होते हैं, जब वो जो गुड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं तो फिर उन ट्रक्स में गुड्स रखकर हम कस्टमर के पास तक भेज देते हैं। फिर यहाँ पर कुछ रॉ मटेरियल का स्टोर होता है, क्योंकि हमें प्रोडक्शन करने के लिए काफी सारा तरह का रॉ मटेरियल लगता है, तो वो सारा तरह का रॉ मटेरियल हमें यहाँ पर स्टोर करके रखना पड़ता है ताकि जैसे ही जरूरत लगे वो रॉ मटेरियल हमारे पास रेडीली अवेलेबल हो, राइट। तो ये सारी चीजें दोस्तों हमने वहां पर फैक्ट्री में देखी, राइट।
अब आपने थोड़ा सा नजदीक से इस फैक्ट्री का दौरा किया, आप यहाँ पर विजिट पर निकले और आपने ये देखा कि यहाँ पर ये जो फैक्ट्री का रॉ मटेरियल वाला एरिया है, यहाँ पर कुछ रॉ मटेरियल रखा हुआ है, ठीक है। आप इससे थोड़ा सा और आगे बढ़े और वहां पर आपने खिड़की से झांक कर देखा तो आपको वहां पर कुछ फैक्ट्री में लेबर वर्कर्स नजर आए, राइट। अब दोस्तों क्या होता है फैक्ट्री के अंदर, ये जो रॉ मटेरियल है ये जाता है कहां पर, फैक्ट्री में, राइट। रॉ मटेरियल से कहां पर गया, वो फैक्ट्री में। वर्कर्स क्या करते हैं, उस रॉ मटेरियल को लेते हैं और उसकी प्रोसेसिंग करना शुरू कर देते हैं, राइट। अब ये जो रॉ मटेरियल है ये मशीन्स पर प्रोसेसिंग होता जाता है, प्रोसेसिंग होता जाता है और इस तरीके से फिनिश गुड्स तैयार होते हैं। लेकिन प्रोसेसिंग करने के दौरान हमें दूसरे और भी कुछ खर्चे इनकर करने पड़ते हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी का, जैसे वो जो मशीन चल रही है उसको, मशीन को चलाने के लिए हमें पावर की जरूरत है, राइट। और फिर जाकर ये फिनिश गुड्स तैयार होता है। ये फिनिश गुड्स हम ट्रक में लोड करते हैं, कस्टमर्स उस फिनिश गुड्स की डिमांड करते हैं और हम ट्रक से ये फिनिश गुड्स भेज देते हैं कहां पर, कस्टमर के पास। ओके दोस्तों, ये पूरी की पूरी हमने कंप्लीट प्रोसेस देखी जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में होती है। रॉ मटेरियल के आने से लेकर, उसके बनने से लेकर, प्रोसेसिंग से लेकर, फिनिश गुड्स में आने से लेकर कस्टमर्स तक, डिलीवरी तक, राइट। अब हमें कौन कौन से चैप्टर्स यहां पर पढ़ने होंगे, तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे मटेरियल चैप्टर, जिसमें हम सीखेंगे कि मटेरियल की कॉस्ट कैसे डिटरमाइन करना, क्या रॉ मटेरियल फैक्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा रखना चाहिए या बहुत कम रखना चाहिए, या एक कोई ऑप्टिमम लेवल होगा जो ना कि बहुत ज्यादा कहलाएगा ना कि बहुत कम कहलाएगा, बल्कि इतना सफिशिएंट होगा कि हमारे ऑपरेशंस स्मूथली रन कर पाए, बीच में कोई इंटरप्शन ना होवे। ओके, तो दोस्तों सबसे पहला चैप्टर है मटेरियल। दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे लेबर, ऑल्सो नोन एज एम्प्लॉय कॉस्ट। यहां पर हम सीखेंगे लेबर की कॉस्ट किस तरीके से आकर डिटरमाइन की जाती है, आखिर लेबर को किस तरीके से मोटिवेटेड रखना, उसकी कॉम्पेंसेशन स्कीम्स आखिर किस तरीके से डिजाइन करना। फिर इसके बाद दोस्तों फैक्ट्री में काफी सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिन्हें हम ओवरहेड्स के नाम से जानते हैं। अब ये ओवरहेड्स क्या होते हैं वो डिटेल में जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब समझेंगे, राइट। तो ये तीन तरह के खर्चे होते हैं फैक्ट्री के अंदर, तीन तरह की कॉस्ट लगती है, मटेरियल की कॉस्ट लगती है, लेबर की कॉस्ट लगती है और ओवरहेड्स की कॉस्ट लगती है। इन तीनों के बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे। अब दोस्तों यहां पर फैक्ट्री के अंदर इन सारी कॉस्ट को हमें प्रोडक्ट पर ट्रेस करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर ये कैलकुलेटर मैन्युफैक्चर हुआ तो इस कैलकुलेटर में रॉ मटेरियल कितने रुपीस का लगा हुआ है, इस कैलकुलेटर में लेबर कितने रुपीस का लगा हुआ है और दूसरे खर्चे आखिर कितने रुपीस के लगे हुए। उन सारी चीजों को लिखने के लिए दोस्तों वी प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट एंड दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज कॉस्ट शीट। यानी कॉस्ट शीट नाम से ही समझ में आता है, एक ऐसी शीट ऑफ पेपर होगी जिस पर हम कॉस्टिंग का लेखा जोखा रखेंगे कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में आखिर कितनी हमें कॉस्ट लगी, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट शीट। सो हाउ टू प्रिपेयर द कॉस्ट शीट वी आर गोइंग टू लर्न इन दैट चैप्टर। फिर इसके बाद दोस्तों एक और नई तरह की कॉस्टिंग की टेक्निक है आज की तारीख में बाजार में, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। यानी जो ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज हो रही है उनके बेसिस पर कॉस्टिंग करना, वो कैसे करते हैं वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। अब दोस्तों कई सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जैसे फॉर एग्जांपल मारुति सुजुकी, क्या कार बस एक बार में बन जाती होगी या बहुत सारी प्रोसेसेस से होकर गुजरती है? क्योंकि कार की मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारी प्रोसेसेस से होकर गुजरती, तो हर प्रोसेस की अलग अलग कॉस्ट की अकाउंटिंग करना, अलग अलग कॉस्ट का ट्रैक रखना, ये हम सीखेंगे हमारे चैप्टर प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग में। इसके बाद दोस्तों कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो यूनिट बाय यूनिट बनते हैं और कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो वन वन यूनिट करके नहीं बनते, बैच बाय बैच बनते हैं। ये बैच बाय बैच का एग्जांपल क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और वो डाव सोप बना रही है या फिर पियर्स सोप बना रही है, साबुन बना रही है, राइट। तो क्या एक एक साबुन एक एक बार में बनता है? एक बहुत बड़ा साबुन का एक पूरा ऐसा केक बन जाता है और वो वन शॉट में कट हो जाता है और एक बार में काफी सारे सोप प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो जब एक बार में एक से ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस होती है तो उसे हम कहते हैं बैच प्रोडक्शन। और इस बैच के कॉस्टिंग आखिर कैसे करना वो हम सीखेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग में। फिर इसके बाद दोस्तों कई सारे कस्टमाइज्ड प्रोडक्शन एनवायरनमेंट भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके घर का फर्नीचर, कहीं फर्नीचर के शोरूम पर आप गए, आपने वहां विजिट किया और आपने अपनी रिक्वायरमेंट बताई कि मुझे ऐसा ऐसा फर्नीचर आप बनाकर दीजिए, वो लोग उनके फैक्ट्री में जाएंगे और वहां पर वैसा फर्नीचर बनाएंगे। सो दे आर डूइंग ए स्पेसिफिक जॉब और दे आर डूइंग ए स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट फॉर यू। तो आखिर स्पेसिफिक कस्टमाइज जॉब हो, कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट हो, उसकी कॉस्टिंग कैसे की जाए वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट इज जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स।
काफी सारी ऐसी प्रोसेसेस होती है जिसमें कि जो आउटपुट निकलता है उसमें एक प्रोडक्ट नहीं निकलता, एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स निकलते हैं। आपने सुना होगा कि जब हम क्रूड ऑयल लेकर आते हैं, मिडिल ईस्ट से क्रूड ऑयल लेकर आते हैं, उसे ऑयल रिफाइनरी में प्रोसेस करते हैं तो उससे काफी सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उनकी आखिर कॉस्टिंग किस तरीके से करना वो हम सीखते हैं जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स में। फिर इसके बाद दोस्तों हर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस को कुछ ना कुछ सर्विसेज भी देनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एयर कंडीशनर खरीदा तो एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चर करने में तो मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट लगती है, लेकिन वो एयर कंडीशनिंग की इंस्टॉलेशन की सर्विसेज भी देता है। और अगर एयर कंडीशनर में कुछ भी विद इन वारंटी या आउट ऑफ वारंटी कुछ हो जाता है तो उसके लिए भी सर्विसेज देता है। तो अगर सर्विसेज की कॉस्टिंग कैसे की जाए वो हम सीखते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, सर्विस और ऑपरेशन और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। अब ये जितनी सारी कॉस्ट है, साल भर में जितनी सारी कॉस्ट लगी, इन सारी कॉस्ट का हमें ट्रैक रखना पड़ेगा कि आखिर कितनी कॉस्ट रखी। उसके लिए हमें कॉस्टिंग बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी। जिस तरीके से आप अकाउंट्स में फाइनेंशियल बुक्स मेंटेन करते हैं, हम कॉस्टिंग के अंदर कॉस्टिंग की किताबें मेंटेन करते हैं जो ज्यादा डिटेल में होती है एज कंपेयर टू फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में रन करता है, कॉस्ट बुक कीपिंग कैसे की जाती है, वो हम यहां पर इस चैप्टर में सीखेंगे। किसी भी बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को रन आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि ठीक है अगला दिन आने दो, उस दिन कितनी कॉस्ट लगेगी वो मैं तब देखूंगा और पैसों का अरेंजमेंट मैं तब करूंगा। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है उन्हें उतनी ज्यादा प्री प्लानिंग करके चलना पड़ता है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि हमारी गवर्नमेंट भी नेक्स्ट ईयर में क्या करना है तो उसका बजट पहले से ही अनाउंस कर देती है। उसी तरीके से फैक्ट्री में मैं इस पर्टिकुलर ईयर में कितना प्रोडक्शन करने वाला हूं तो उतना प्रोडक्शन करने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगेगा, कितने लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, पूरा बजट दोस्तों बनाया जाता है। वो कैसे बनाया जाता है वो हम यहां पर सीखेंगे बजट एंड बजटरी कंट्रोल चैप्टर में। यानी बजट का मतलब क्या हुआ कि साल की शुरुआत में आखिर हमने क्या सोचा था, राइट। और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम ये रिकॉर्ड करते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर आखिर एक्चुअली क्या हुआ। अब इन दोनों नंबर्स को हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि हमने क्या सोचा था और एक्चुअली में क्या हुआ है, और इन दोनों के डिफरेंस को जब हम एनालाइज करते हैं तो उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। यानी जो वेरिएशन आए हैं, क्या सोचा था और क्या असली में हुआ, इन दोनों में जो वेरिएशन आए हैं उसका हम एनालिसिस करते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम का हमारा बजट और अच्छे से बने, या हम कॉस्ट अगर जितनी हमने सोची थी उससे ज्यादा लगी तो हम कॉस्ट रिडक्शन या फिर कॉस्ट कंट्रोल कैसे करें, राइट। तो दोस्तों यहां पर ये हमने मेनली अभी तक जितने सारे चैप्टर्स देखे हैं ये रेगुलर प्रोडक्शन सिनेरियो से रिलेटेड है। अब एक और चैप्टर यहां पर आता है दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल कॉस्टिंग। यानी अगर हम फैक्ट्री एनवायरनमेंट में हैं, हमारे ऑपरेशन स्मूथली नॉर्मली चल रहे हैं, पर किसी एक फॉरेन कंपनी से हमारे पास एक वन टाइम ऑर्डर आया है और हमें उस वन टाइम ऑर्डर की इंक्वायरी को एड्रेस करना है, तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, उस फॉरेन कस्टमर से जो वन टाइम के लिए आया है और बल्क ऑर्डर लेकर आया है, क्या हम उससे रूटीन प्राइजेस चार्ज करेंगे या स्पेशल प्राइजेस। स्पेशल प्राइजेस आप इसे ऐसा मान सकते हैं कि हमारी एयर कंडीशनिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और फॉरेन से एक बल्क ऑर्डर आया है, फॉरेन की कोई बैंक है जो अपनी जितनी सारी ब्रांचेस है वहां पर एसी लगाना चाहती है और उसके लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट देना चाहती है। सो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कोट देम स्पेशल प्राइसिंग। अब ये स्पेशल प्राइसिंग आखिर कैसे की जाए वो हम सीखते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर में, और काफी सारी दूसरी इंटरेस्टिंग चीजें भी हम इसमें सीखते हैं। ये दोस्तों कॉस्टिंग का पूरा सिलेबस का इंट्रोडक्शन, एक एक चैप्टर हमें ध्यान से पढ़ना है। अब हम दोस्तों नेक्स्ट मुद्दा डिस्कस करते हैं कि आखिर इन फास्ट ट्रैक बैचेस का ड्यूरेशन क्या रहेगा, क्योंकि हम फास्ट ट्रैक बैचेस करने जा रहे हैं तो ड्यूरेशन आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपकी डिसीजन मेकिंग का। तो इन बैचेस का ड्यूरेशन रहेगा 35 लेक्चर्स। हम 35 लेक्चर्स के अंदर इन फास्ट ट्रैक बैचेस को कंप्लीट कर लेंगे। 35 लेक्चर्स में हर लेक्चर 3 आवर्स का रहेगा। ये जो 3 आवर्स का भी लेक्चर रहेगा हम दो पार्ट में डिवाइड करके देते हैं, 1.5 आवर अप्रोक्सीमेटली का हर पार्ट होता है, राइट। सो 1A वुड बी 1.5 आवर, 1B लेक्चर नंबर वुड बी अगेन 1.5 आवर। तो इस तरीके से 1 कंप्लीट लेक्चर वुड बी 3 आवर्स। इन टोटल हम 35 लेक्चर्स में कर लेंगे, यानी पूरा का पूरा कॉस्टिंग का सिलेबस का जो ओवरऑल ड्यूरेशन रहेगा वो 105 आवर्स रहेगा। अब
एक और मुद्दा जो आप मुझसे समझना चाहते हैं वो ये है कि सर रेगुलर बैच में और फास्ट ट्रैक बैच में आखिर क्या डिफरेंस है। दोस्तों रेगुलर बैच में मुझे 60 लेक्चर्स लगते हैं, वही 3 आवर्स के। फास्ट ट्रैक बैच में मुझे 35 लेक्चर्स लगते हैं, वही 3 आवर्स के। आप सिर्फ मुझसे ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये डिफरेंस इन लेक्चर्स जो है वो आखिर किस तरीके से आया। तो पहले मैं आपको सिमिलैरिटी बता देता हूं रेगुलर बैच की और फास्ट ट्रैक बैच की। 100% ऑफ द कॉन्सेप्ट्स जो रेगुलर बैच में कवर होते हैं वही 100% ऑफ द कॉन्सेप्ट फास्ट ट्रैक बैच में कवर होंगे। यानी कॉन्सेप्ट लेवल पर इतना सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इनफैक्ट जितने डेप्थ में मैं रेगुलर बैच में कॉन्सेप्ट समझाता हूं उतनी डेप्थ में मैं फास्ट ट्रैक बैच में समझाऊंगा। किताबें, जो किताबें आपको रेगुलर बैच में मिलती हैं वही एग्जैक्ट किताबें आपको फास्ट ट्रैक बैच में मिलेगी। यानी ना कॉन्सेप्ट्स में कोई कॉम्प्रोमाइज है, ना ही किताबों में, क्वेश्चंस में, मटेरियल में कोई कॉम्प्रोमाइज है। तो फिर सर ये आखिर डिफरेंस इन नंबर ऑफ लेक्चर्स, नंबर ऑफ आवर्स कैसे आया? रेगुलर बैच में जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं तो मैं एक एक कॉन्सेप्ट लिखवाता हूं। जैसे हमने मटेरियल चैप्टर शुरू करा तो मटेरियल चैप्टर के अंदर जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी सारे फॉर्मूलाज हैं वो मैं लिखवाता हूं, राइट। फास्ट ट्रैक बैच में क्योंकि टाइम आपको सेव करना है तो मैं ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको पहले से ही लिखे हुए प्रोवाइड करवा देता हूं। यानी देयर विल बी अ पीडीएफ, देयर इज अ पीडीएफ जिसके अंदर सारे के सारे कॉन्सेप्ट हर चैप्टर के लिखे हुए हैं और वो आपको फास्ट ट्रैक बैच के साथ प्रोवाइड कर दी जाती है। मैं उस कॉन्सेप्ट की पीडीएफ को यहां पर स्क्रीन पर फ्लैश करूंगा। तो ऐसा करने से मेरा जो टाइम है कॉन्सेप्ट लिखने का वो सेव हो जाएगा। समझाऊंगा मैं पूरा, यानी ऐसा नहीं कि बस बोल दे ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कैसे आया, इसके पीछे क्या लॉजिक है, कब यूज करना, क्या चीजें ध्यान रखना, वो सारी चीजें मैं समझाऊंगा। बस मेरे लिखने का जो टाइम है वो यहां पर मैं सेव कर लूंगा कॉन्सेप्ट्स की टर्म्स में। ओके, सेकेंड थिंग इज जो हम किताबें हैं वो तो हम सेम यूज करने वाले हैं। यस, रेगुलर बैच में सपोज करें कि देयर आर 10 क्वेश्चंस इन अ चैप्टर, हमने एक एग्जांपल ले लिया, देयर आर 10 क्वेश्चंस। तो रेगुलर बैच में मैं क्या करूंगा, रफली 6 क्वेश्चंस में लिखवाकर करवाता हूं और 4 क्वेश्चंस मैं क्या करता हूं, डिस्कस कर लेता हूं। क्वेश्चन पढ़ता हूं, उसको डिटेल में डिस्कस करता हूं, उसको कैलकुलेटर पे सॉल्व भी करवा देता हूं, उसका प्रेजेंटेशन भी बता देता हूं ऐसा ऐसा प्रेजेंटेशन होगा और वो पहले से ही सॉल्व दे दिया जाता है। ऐसा होता है रेगुलर बैच में। 6 क्वेश्चंस विल बी डन बाय राइटिंग इन क्लास एंड 4 क्वेश्चंस विल बी डिस्कस्ड इन अ वेरी वेल प्लान्ड मैनर और उसका सॉल्यूशन आपको पहले से ही प्री प्रिंटेड प्रोवाइड कर दिया जाता है। फास्ट ट्रैक बैचेस में ये जो रेशियो है ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और मैं यहां पर 10 में से आउट ऑफ 10 में 3 क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको लिखकर विद प्रेजेंटेशन एवरीथिंग। रिमेनिंग 7 क्वेश्चंस जो हैं वो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसको आप और मैं डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, उसका हम सॉल्यूशन भी लेकर आएंगे, उसका आप और मैं प्रेजेंटेशन भी डिस्कस करेंगे और इतने में आपको समझ में आ जाएगा ना। मैं अब आपको बोल दूंगा कि अब आप खुद से सॉल्व कर लो तो 2 मिनट आप वीडियो पॉज करके उतनी देर में खुद से सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन मैं मेरी तरफ से उसका पहले से ही प्री प्रिंटेड सॉल्यूशन भी दे दूंगा उन 7 क्वेश्चंस का, राइट। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सेव द टाइम. So as you can see, there will be no compromise in the quality. However, we are going to still save the time with the help of this fast track batches, right? एक और डाउट रहता है कि सर मैंने आज तक कॉस्टिंग नहीं पढ़ी हुई है, क्या मैं फास्ट ट्रैक बैच कर सकता हूं? जी हाँ, आप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, मैं समझाऊंगा यहाँ पर सारी चीजें, पूरी कवर भी सारे के सारे क्वेश्चंस करूंगा, राइट। दूसरा ये रहता है कि सर आप जो नोट्स आप बात कर रहे हैं उन नोट्स में आखिर क्या क्या चीजें रहती, तो मैं यहाँ पर बताता हूँ कि जो मैं टीचिंग मटेरियल या फिर नोट्स यूज करता हूँ उसमें आखिर मैं क्वेश्चंस कहाँ से लेकर आता हूँ। सबसे पहला मेरा सोर्स होता है स्टडी मटेरियल। क्योंकि दोस्तों सीए इंस्टीट्यूट का ऐसा पैटर्न रहा है कि जो भी एग्जाम में पेपर आता है रफली ये मान के चलिए कि मिनिमम 50 to 60% ऑफ द पोर्शन स्टडी मटेरियल से ही पूछा जाता है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमें आईसीआई का स्टडी मटेरियल तो अच्छे से कवर करना ही करना है। तो आईसीआई के स्टडी मटेरियल के जितने सारे क्वेश्चन है वो मैंने अपने नोट्स के अंदर डाल रखे। फिर उसके बाद प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चंस भी मैंने इंक्लूड कर रखे हैं, पास्ट एग्जाम पेपर्स के भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस इंक्लूड कर रखे हैं, फ्यूचर एग्जाम क्वेश्चंस, यानी कि मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि आईसीआई कभी ये पैटर्न चेंज कर सकता है क्वेश्चन में, सीधा क्वेश्चन पूछने की बजाय उसको रिवर्स करके पूछ सकता है, तो वो सारी चीजें भी मैं यहाँ पर क्लास के अंदर कवर करता हूँ। आरटीपीज, रिवीजन टेस्ट पेपर्स, सप्लीमेंट्री मटेरियल जो कि आईसीआई समय समय पर इश्यू कर देता है उनकी वेबसाइट्स के थ्रू या फिर स्टूडेंट्स जर्नल के थ्रू, तो वो कंटेंट भी मैंने यहाँ पर नोट्स के अंदर लिया हुआ है। सीएमए का स्टडी मटेरियल भी मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। और जो फेमस ऑथर की किताब्स हैं, ये जो
आईसीआई खुद पब्लिश करता है, एक लिस्ट ऑफ बुक्स पब्लिश करता है कि ये रिकमेंडेड बुक्स है, तो वहां के जो डिफरेंस क्वेश्चन है वो भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं। तो हमारे नोट्स एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स है, अगर आपने सिर्फ इनको कर लिया तो आपको किसी और चीज को रेफर करने की जरूरत नहीं है। इन नोट्स का ट्रैक रिकॉर्ड, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और ऑलमोस्ट 100% एंड मेनी टाइम्स मोर देन 100%, 100 मार्क्स से ज्यादा का भी पेपर यहाँ पर मैच होता है, राइट। अब दोस्तों आखिरी डिस्कशन आप और मैं कर रहे हैं कि मेरी टीचिंग की मेथोडोलॉजी क्या रहेगी। तो सबसे पहले मैं किसी भी चैप्टर का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ले डाउन करूंगा, यानी कि मैं बताऊंगा कि आखिर ये चैप्टर हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, इसकी प्रैक्टिकल लाइफ में आखिर एप्लीकेबिलिटी क्या है, राइट। एक बार ये चीज हमें समझ में आती है तो फिर हम ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझ पाते हैं। कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल्स नहीं बल्कि कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल्स दूंगा, यानी कि मैं क्या करूंगा कि एक सिंगल एग्जाम्पल लूंगा और उसके अंदर वेरियस सिचुएशंस क्रिएट करते चले जाऊंगा। तो ऐसा करने से आपको 360 डिग्री चीजों की कनेक्टिविटी मिलेगी और ब्रॉडर लेवल पर, वाइडर लेवल पर आपको चीजों को समझने का मौका मिलेगा, राइट। फिर इतने सारे कॉन्सेप्ट्स और एग्जांपल समझने के बाद अब हम प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि मैं अपनी बुकलेट्स लेता हूं और बुकलेट्स में जो क्वेश्चंस है वो आपको सॉल्व करवाता हूं, राइट। अब दोस्तों इतना सब करने के बाद एक जो एस्पेक्ट है जहां पर काफी सारे स्टूडेंट्स का मिसमैनेजमेंट हो जाता है वो होता है कि आखिर एग्जाम पेपर को मैं किस तरीके से फेस करूं, मैं एग्जाम को किस तरीके से फेस कर पाऊं, एग्जाम से एक दिन पहले मैं किस तरीके से पढ़ाई करूं, मैं किस तरीके से रिवाइज करूं, क्या क्या कवर करूं, क्या कवर करना है, क्या छोड़ना है, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड टाइम होता है, राइट। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज LDR प्लान, लास्ट डे रिवीजन प्लान, कि आखिरी दिन आपको क्या क्या पढ़ना है उस लिमिटेड टाइम में और क्या क्या क्वेश्चंस कवर करने, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स कवर करने, एग्जाम में जब आप अपियर हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, कहां कहां आपसे मिस्टेक हो सकती है, क्या क्या कॉमन पिटफॉल्स है। ये सारी चीजें दोस्तों मैं आपके लिए करता हूं। LDR मतलब लास्ट रिवीजन प्लान भी मैं आपको बना कर देता हूं, ये भी बताता हूं कि आपको क्या रिवाइज करना है, क्या क्या कवरेज करना है आखिरी दिन। मैं आपको कॉमन पिटफॉल्स बताता हूं जहां पर मोस्टली स्टूडेंट्स एग्जाम में गलती कर देते हैं एंड दे लूज सपोज 5 to 7 मार्क्स, और ये 5 से 7 मार्क ही डिफरेंस होता है दोस्तों पास में और फेल में। तो हम ऐसी गलती ना करें, वो सारी चीजें भी मैं ध्यान रखता हूं। इसी के साथ साथ मैं एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी आपको करवाता हूं ताकि एग्जाम में जब पेपर आए तो आपको डिफिकल्ट ना लगे, राइट। जब हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कर लेते हैं तो हमें पेपर जो हम एग्जाम में देने जाते हैं उससे एक लेवल ऊपर की तैयारी करते हैं तो एग्जाम का लेवल हमें इजी लगता है। ओके दोस्तों, जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम दो तरह की किताबें बनाते हैं, जिसमें एक होती है कॉन्सेप्ट नोटबुक और एक होती है सॉल्यूशंस कॉपी। क्योंकि हम फास्ट ट्रैक बैच में हैं तो मैं आपको कॉन्सेप्ट नोटबुक पहले से ही प्रिपेयर दूंगा, वो पहले से स्क्रीन पर फ्लैश रहेगी। हाँ, डेफिनेटली आपको देख देख कर उसे लिखना पड़ेगा, पर हाँ मैं यहाँ पर वीडियो का टाइम जरूर सेव कर लूंगा, मैं उसको लिखने का समय बचा लूंगा। सॉल्यूशंस कॉपी तो डेफिनेटली हम खुद ही बनाएंगे। खैर मैं रेगुलर बैच की सॉल्यूशंस कॉपी भी आपको पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल करवाऊंगा। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा कॉस्टिंग का इंट्रोडक्शन। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम पहले कॉस्टिंग के ना कुछ बेसिक्स होते हैं वो हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। एक बार हम कॉस्टिंग के बेसिक्स पढ़ रहे हैं, ये बेसिक्स इतने बेसिक हैं कि ये किसी भी चैप्टर में किसी भी वक्त काम में आ सकते हैं। एक बार बेसिक्स को हम यहाँ पर टच करेंगे इंट्रोडक्शन के लेक्चर में और फिर उसके बाद हम चैप्टर से शुरुआत करेंगे। ओके चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर बेसिक से शुरुआत करेंगे, बिल्डिंग ब्लॉक से शुरुआत करेंगे। ये जो मैं यहाँ पर पीडीएफ आपके सामने फ्लैश कर रहा हूँ ये आपको गूगल ड्राइव के फोल्डर में मिल चुकी है। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप इस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लीजिए और फिर कभी मैं इसके अंदर अगर कुछ लिखूं तो वो आप उस प्रिंट आउट के अंदर ही अपडेट कर लीजिए। हमारी पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट कॉपी है, राइट। ऑल्टरनेटिवली आप चाहें तो खुद से हाथ से एक एक चीजें लिख सकते हैं। आई वुड रिकमेंड कि अगर आपके पास समय है तो हाथ से लिख लीजिए, अगर समय की कमी है आपके पास तो आप सीधे इस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लीजिए और इसी से पढ़ लेंगे। ओके शुरुआत करते हैं दोस्तों बेसिक्स की। सबसे पहले हम समझ रहे हैं व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कॉस्ट। तो इसके लिए मैं यहाँ पर आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज कि ये है एक फैक्ट्री और इस फैक्ट्री में यहाँ पर ये रखा हुआ है कुछ रॉ मटेरियल, राइट। ये रॉ मटेरियल हम किससे लेकर आते हैं? सप्लायर से, राइट। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर इस फैक्ट्री के अंदर कुछ लेबर भी हैं, वर्कर्स भी हैं, है ना। ये जो वर्कर्स हैं, राइट, ये हमारे लिए काम करते हैं, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं इनटू फिनिश्ड गुड्स, राइट। अब आप मुझे बताइए कि ये जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है या फिर ये जो लेबर को हम पैसा देते हैं, राइट, ये हम जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, जितना ज्यादा यहाँ पर आउटपुट बनाते जाएंगे फिनिश्ड गुड्स जितने ज्यादा हम यहाँ पर बनाते जाएंगे, तो ये जो कॉस्ट है इनका अमाउंट सेम रहेगा या जितना ज्यादा हम प्रोडक्शन करेंगे उतना ज्यादा हमें रॉ मटेरियल मंगवाना पड़ेगा? जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ज्यादा हमें रॉ मटेरियल मंगवाना पड़ेगा।
तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट एक समान रहती है, एक ही अमाउंट है जो लगता है, या वो हमारे प्रोडक्शन के लेवल के साथ वेरी करता है, बदलता है। हायर दी प्रोडक्शन, हायर वुड बी दी रॉ मटेरियल कॉस्ट, हायर वुड बी दी टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट, राइट। तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट कैसी कहलाती है? वेरिएबल कॉस्ट कहलाती। सिमिलरली जितना ज्यादा हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा, उतना ज्यादा हमें लेबर रखना पड़ेगा, उतना ज्यादा हमें उससे काम करवाना पड़ेगा। तो लेबर की कॉस्ट भी मेनली क्या कहलाती है? वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है, राइट। लेकिन यहां पर मैं एक और कॉस्ट का जिक्र करता हूं। सपोज ये जो फैक्ट्री है, हम इस फैक्ट्री का रेंट पे कर रहे हैं, राइट। तो अब अगर कल को मैं प्रोडक्शन यहां पर डबल कर दूं, इस फैक्ट्री के अंदर मैं प्रेमाइसेस के अंदर प्रोडक्शन डबल कर दूं, मेरे प्रोडक्ट की खूब डिमांड आने लगे, तो क्या जब मैंने डबल कर दिया प्रोडक्शन, तो क्या मुझे फैक्ट्री का रेंट डबल देना पड़ेगा, या फैक्ट्री के रेंट को इससे कोई लेना देना नहीं? फैक्ट्री के रेंट को इससे कोई लेना देना नहीं। सपोज करें कि आप कोई किराना शॉप चला रहे हैं, अब आपका सेल अच्छा खासा होने लगा, तो भी आपको रेंट तो उतना ही पे करना है शॉप का जितना आप पे करते थे। तो वो कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन के वॉल्यूम के बढ़ने के साथ साथ नहीं बढ़ती है, ऐसी कॉस्ट क्या कहलाती है? फिक्स कॉस्ट। लेकिन वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन का वॉल्यूम बढ़ा, तो फिर वो कॉस्ट भी बढ़ेंगी, ऐसी कॉस्ट क्या कहलाती है? वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है, राइट। तो दोस्तों यहां पर आप देखिए वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट क्या होती है इन टोटल टर्म्स, यानी मैं टोटल कॉस्ट की टर्म्स में बात कर रहा हूं। जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो चेंज होती है, जी हां, किसके साथ चेंज होती है? प्रोडक्शन के साथ। ज्यादा प्रोडक्शन ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट, कम प्रोडक्शन कम वेरिएबल कॉस्ट, राइट। लेकिन जो फिक्स कॉस्ट रहती है वो सेम रहती है, उसे कोई लेना देना नहीं होता है। आपका डबल प्रोडक्शन भी हो जाए तो भी फैक्ट्री का रेंट सेम रहेगा, ऐसी कॉस्ट कहलाती है फिक्स कॉस्ट, राइट। ओके, अब इसके बाद वेरिएबल कॉस्ट की एक और खासियत समझें। वेरिएबल कॉस्ट टोटल टर्म्स में तो चेंज होती है, लेकिन पर यूनिट टर्म्स में वो सेम रहती। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि सपोज करें कि मुझे 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स बनाने के लिए, 2 kg रॉ मटेरियल लगता है, और हर केजी में 10 रुपीज के हिसाब से लेकर आता हूं। 10 रुपीज पर केजी में मुझे रॉ मटेरियल मिलता है, और 10 रुपीज पर केजी मल्टीप्लाई बाय 2 kg रॉ मटेरियल, यानी कितने रुपीज का मुझे रॉ मटेरियल लगता है? मुझे 20 रुपीज का रॉ मटेरियल लगता है टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट, राइट। तो अब मैं 1 यूनिट बनाऊंगा तो मुझे 20 रुपीज का रॉ मटेरियल लाना है। मैं जब 2 यूनिट्स बनाऊंगा तो मुझे टोटल 40 रुपीज का रॉ मटेरियल लगेगा। मैं जब 3 यूनिट्स बनाऊंगा तो मुझे 60 रुपीज का रॉ मटेरियल लगेगा। यानी ये कॉस्ट वेरी कर रही है, हाँ, पर कैसी? टोटल टर्म्स में। टोटल कॉस्ट अब मेरी कितनी हो गई है? 60 रुपीज। अगर मैं 4 यूनिट्स बनाऊंगा तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 80 रुपीज, राइट। लेकिन आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि पर यूनिट जो मुझे कॉस्ट लग रही है वो तो सेम ही लग रही। 4 यूनिट्स बनाने के लिए मुझे 80 रुपीज का रॉ मटेरियल लग रहा है, तो पर यूनिट तो अभी भी मुझे 20 रुपीज ही लग रहा है। मैं 5 यूनिट्स बनाने लग गया तो मुझे 100 रुपीज की कॉस्ट लगेगी। तो टोटल में तो वैरी कर रहा है, लेकिन पर यूनिट अभी भी मुझे 20 रुपीज ही लग रहा है। तो वेरिएबल कॉस्ट की क्या खासियत होती है कि वो टोटल में तो चेंज होती है, लेकिन वो पर यूनिट कैसी रहती है? सेम रहती है, ठीक है। ओके, यानी वेरिएबल कॉस्ट की प्रॉपर्टी क्या है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट टर्म्स में सेम रहती। फिर हाँ, ज्यादा यूनिट्स बनाएंगे तो फिर वो टोटल टर्म्स में आपको ज्यादा लगेगी। ओके, फिक्स कॉस्ट टोटल टर्म्स में सेम रहती। सपोज करें यहां पर कि जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री का रेंट हम सपोज करें कि पे कर रहे हैं 1 लाख रुपीज पर मंथ, हम यहां पर फैक्ट्री का रेंट पे कर रहे हैं। ओके, अब सपोज करें कि किसी पर्टिकुलर मंथ में हमने कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन कर लिया? 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर लिया फर्स्ट मंथ में। हमें कितने रुपीस देना है फैक्ट्री का रेंट? 1 लाख रुपीस। ओके, अब सपोज करें कि नेक्स्ट मंथ में मैंने 10,000 यूनिट्स की जगह पर 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर ली, तो क्या मुझे फैक्ट्री का रेंट बढ़ाकर देना पड़ेगा? नहीं, मेरा तो उनसे कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है कि हर महीना इतना रेंट मैं आपको दूंगा, राइट। सो 1 लाख पर मंथ जो फिक्स है वो कैसा है? वो टोटल टर्म्स में फिक्स है, राइट। लेकिन जब आप फिक्स कॉस्ट को बाय चांस पर यूनिट निकालेंगे, वो किन्हीं कारणों से आगे जाकर मैं समझाऊंगा, कभी कभी निकालना पड़ता है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। तो आपने 1 लाख रुपीस दिए, कितनी यूनिट्स के लिए दिए? एक तरीके से 10,000, यानी कितने रुपीस पर यूनिट लगी आपको फिक्स कॉस्ट? 10 रुपीस पर यूनिट लगी, राइट। नेक्स्ट मंथ जब आपने 20,000 यूनिट्स बनाई, आपने तब भी कितना दिया? 1 लाख रुपीस दिया फैक्ट्री का रेंट। लेकिन हाँ, अब जो इंसिडेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट है, यानी जो फिक्स कॉस्ट आपको बैठी है, वो सिर्फ कितने रुपीस बैठी? फिक्स कॉस्ट 5 रुपीस पर यूनिट ही बैठी।
यानी फिक्स कॉस्ट की क्या प्रॉपर्टी हुई कि वो टोटल में तो सेम लगता है, लेकिन यूनिट्स की टर्म्स में पर यूनिट उसका अमाउंट चेंज होता जाता है जैसे जैसे प्रोडक्शन चेंज होता है, राइट। इनफैक्ट यहां पर एक और खास गौर फरमाने लायक बात है कि जब आप ज्यादा 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 प्रोडक्शन करेंगे तो फिक्स कॉस्ट आपको पर यूनिट कम कम बैठेगी, राइट। तो यहां पर जो फिक्स कॉस्ट है वो पर यूनिट टर्म्स में बार बार चेंज होती, लेकिन टोटल टर्म्स में फिक्स कॉस्ट कैसी रहती है, सेम रहती। तो दो चीजें यहां पर ध्यान देने लायक है, आप चाहे तो इस पर बॉक्स बना लीजिए। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट टर्म्स में सेम रहती है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट टर्म्स में सेम रहती है, ओके। फिक्स कॉस्ट टोटल टर्म्स में सेम रहती है, फिक्स कॉस्ट टोटल टर्म्स में सेम रहती है, ओके। अब दोस्तों कुछ ऐसी कॉस्ट होती है जो कि ना ही टोटल टर्म्स में सेम रहती, वो टोटल टर्म्स में भी चेंज होती है, ना ही वो पर यूनिट टर्म्स में सेम रहती, वो पर यूनिट टर्म्स में भी चेंज होती है। ऐसी कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, राइट। मैं अब आपको यहां पर सेमी वेरिएबल कॉस्ट का एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। सपोज करें कि हमारे घर पर इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगा हुआ है। आपने देखा होगा कि अगर आप सपोज करो कि एक महीने के लिए कहीं बाहर घूमने फिरने चल गए, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी का बिल 0 रुपीज आएगा, या कुछ मिनिमम बिल तो फिर भी आएगा, कुछ मिनिमम बिल तो फिर भी आएगा। सपोज कीजिए कि वो जो मिनिमम बिल है वो है 200 रुपीज का, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल मिनिमम 200 तो हर मंथ आना ही आना है, फिर भले आप एक यूनिट भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम ना करें, राइट। लेकिन हाँ, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने लगते हैं तो फिर आप जितना ज्यादा कंजम्पशन करते हैं उतना और आपको बिल आता है। तो सपोज करें कि यहां पर आपको फिक्स 200 रुपीज तो आएगा ही आएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ कंजम्पशन। और फिर उसके बाद सपोज कीजिए कि इस मंथ आपने 100 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है, और सपोज करें कि 8 रुपीज पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको चार्ज लगता है, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी के बिल में 800 रुपीज और जुड़कर आएगा, यानी जो टोटल बिल आएगा आपका वो आएगा 1000 रुपीज का, राइट। अब ये जो 1000 रुपीज है इसके अंदर 200 क्या है, इसका नेचर क्या है, फिक्स। ये जो 800 है क्या इसका नेचर फिक्स है या ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। कल को अगर आप यहां पर 100 की जगह 200 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते तो फिर ये अमाउंट 800 नहीं होता, कितना होता 1600, और आपका टोटल बिल कितना हो जाता 1800, ओके। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहां पर ये जो 800 रुपीज का अमाउंट है कैसा है, वेरिएबल, राइट। अब आपका और मेरा फोकस इस 1000 रुपीज पर। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या 1000 रुपीज फिक्स है, नहीं। क्या 1000 रुपीज कंप्लीटली वेरिएबल हैं कि कल को मैंने इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी कंज्यूम नहीं करी तो बिल 0 हो जाएगा, नहीं। तो ये 1000 रुपीज ना ही फिक्स है ना ही वेरिएबल है। तो ऐसी कॉस्ट जो ना प्योर फिक्स है ना प्योर वेरिएबल है, ऐसी कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, राइट। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट यानी वह कॉस्ट जिसके अंदर कुछ एलिमेंट फिक्स का है और कुछ एलिमेंट उसके अंदर वेरिएबल का है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज सेमी फिक्स्ड कॉस्ट, राइट। इसे हम सेमी फिक्स कॉस्ट भी कहते हैं। अब आप मुझसे एक और चीज समझना चाह रहे हैं कि सर ये टोटल टर्म्स में क्यों चेंज होती है, तो ये टोटल टर्म्स में इसलिए चेंज होती है क्योंकि कल को मैंने 100 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जगह पर अगर 150 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करी, तो आप मुझे बताइए कितना बनेगा मेरा बिल, फटाफट बताओ बताओ बताओ। तो 150 इंटू 8 यानी कि कितने रुपीस का आ जाएगा बिल, 1200। लेकिन सिर्फ 1200 नहीं, बिजली विभाग मुझसे 200 रुपीज और लेता है जो कि फिक्स है इररिस्पेक्टिव ऑफ कंजम्पशन, यानी टोटल बिल कितने का आ जाएगा मेरा, 1400 का बिल आ जाएगा, ओके। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्या ये जो कॉस्ट मुझे इनकर करनी पड़ रही है ये टोटल टर्म्स में सेम लग रही है, ये है टोटल टर्म्स। क्या टोटल टर्म्स में ये कॉस्ट मुझे सेम लग रही, नहीं, ये वेरी कर रही है, राइट। अब जो कॉस्ट टोटल टर्म्स में वेरी करे, जो कॉस्ट टोटल टर्म्स में वेरी करे, चेंज हो, राइट, वैसी कॉस्ट को मैंने क्या कहना चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन एक मिनट, वेरिएबल कॉस्ट की एक और प्रॉपर्टी होती है क्या, कि वो पर यूनिट सेम रहती। चलिए देख लेते हैं कि क्या ये पर यूनिट मुझे सेम लगा है। तो मुझे 1000 रुपीज लगे कितनी यूनिट्स के लिए, 100 यूनिट्स के लिए। तो अगर मैं डिवाइड करके देखूं यहां पर, तो मुझे एक तरीके से कितने रुपए बैठा है, 100 यूनिट्स के लिए मैंने टोटल बिल कितना पे करा, 1000 रुपीज। तो मुझे 10 रुपीज पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट लगी। मैंने यहां पर कितनी यूनिट्स कंज्यूम करी है, 150 यूनिट्स कंज्यूम करी है। तो चलिए कैलकुलेटर पर कैलकुलेट कर लेते हैं, 1400 डिवाइडेड बाय 150 यूनिट्स, यानी मुझे अब
इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना बैठा, 9.33 रुपीज पर यूनिट बैठा। ओके, अब आप मुझे बताइए क्या इलेक्ट्रिसिटी का बिल टोटल अमाउंट में सेम है? नहीं है। क्या इलेक्ट्रिसिटी का बिल पर यूनिट में सेम आया? नहीं आया। तो वह कॉस्ट जो कि टोटल में भी चेंज हो रही है, 1000 से कितनी हो रही है, 1400, वह कॉस्ट जो टोटल में भी चेंज हो रही है और वह कॉस्ट जो पर यूनिट भी चेंज हो रही है, 10 पॉइंट यहाँ पर 10 लगा है और यहाँ पर 9.33 लगा है, वह कॉस्ट जो ना टोटल में सेम है ना पर यूनिट में सेम है, ऐसी कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, राइट। तो दोस्तों कंक्लूजन क्या रहा कि अगर कोई सी कॉस्ट टोटल टर्म्स में सेम है तो वो क्या हो गई, फिक्स। अगर कोई सी कॉस्ट पर यूनिट टर्म्स में सेम है तो वो क्या हो गई, वेरिएबल। वह कॉस्ट जो ना पर यूनिट सेम है ना टोटल में सेम है, मतलब कि टोटल में भी बदल रही है, पर यूनिट भी बदल रही है, तो ऐसी कॉस्ट क्या कहलाएगी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ओके, अब दोस्तों क्वेश्चन में कैसे देखकर आइडेंटिफाई करना कि जो कॉस्ट है उसका नेचर क्या है, तो हम यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं और इसकी मदद से हम सीखेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ कॉस्ट। नेचर ऑफ कॉस्ट मतलब उसका बिहेवियर कैसा है, वो वेरिएबल कॉस्ट है या फिर वो फिक्स कॉस्ट है या फिर वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ओके, सपोज करें ईयर 2022 में हमने हमारे प्रोडक्शन ऑपरेशंस रन करें और हमने 3 तरह की कॉस्ट यहां पर लगाई, कॉस्ट नंबर 1, कॉस्ट नंबर 2 और कॉस्ट नंबर 3। मैंने बस कॉस्ट को नंबर दे दिया, कॉस्ट का नाम नहीं बोला कि कौन सी कॉस्ट है, क्योंकि नाम से आप पहचान जाओगे कि जैसे ही मैंने मटेरियल बोला तो आप बोलेंगे अरे ये तो वेरिएबल कॉस्ट है, जैसे ही मैंने फैक्ट्री का रेंट बोला तो आप बोलेंगे अरे ये तो फिक्स कॉस्ट है, राइट। ओके, ईयर 2022 में आपका फोकस होना चाहिए इस पर्टिकुलर लाइन पर, ये जो मैंने यहां पर मार्क करी ना, इस पर्टिकुलर लाइन पर आपका फोकस होना चाहिए। ओके, सो कॉस्ट नंबर 1, ईयर 2022 में जब हमने 8000 यूनिट्स बनाई तो हमें कॉस्ट कितनी लगी, 96,000 रुपीज हमें टोटल कॉस्ट लगी। ईयर 2023 में यानी एक साल आगे जब हमने 10,000 यूनिट्स बनाई तो अब हमें टोटल कॉस्ट कितनी लगी, 1,20,000। हमें आइडेंटिफाई करना है कि इस कॉस्ट का नेचर क्या है। तो आप सबसे पहले देखिए कि जो टोटल अमाउंट आ रहा है यहां पर, यहां आ रहा है 96,000 और यहां पर आ रहा है 1,20,000। क्या ये टोटल में जो अमाउंट है वो इक्वल है, सेम है? अगर हां तो टोटल में अगर आपको अमाउंट सेम लग रहा है तो फिर तो उस कॉस्ट का नेचर क्या हो जाएगा, फिक्स। लेकिन हमने देख लिया नहीं नहीं, ये तो एक साल लगा 96,000 और नेक्स्ट टाइम पीरियड में कितना लगा, 1,20,000, यानी कि ये कॉस्ट सेम नहीं है, तो ये फिक्स कॉस्ट नहीं है। ओके, फिर इसके बाद सेकंड ये हमें देखना है कि क्या ये जो कॉस्ट है ये पर यूनिट टर्म्स में सेम है। तो पर यूनिट हम इसे कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए आप 96,000 रुपीज को डिवाइड किससे कर देंगे, 8,000 से। सो 96,000 डिवाइडेड बाय 8,000 गिव्स यू कितना, 12 रुपीज। ओके, तो ये जो कॉस्ट है ये हमें 12 रुपीज लगी है पर यूनिट यहां पर 2022 में। 2023 में आते हैं तो 10,000 यूनिट्स के लिए कितने लगे, 1,20,000, यानी पर यूनिट कितने लगे हैं, पर यूनिट हमें लगे हैं यहां पर 12 रुपीज पर। ओ माय गॉड, यहां पर भी 12 रुपीज पर यूनिट लगे हैं और वहां पर भी 12 रुपीज पर यूनिट लगे हैं। मतलब ये कौन सी कॉस्ट हो गई है, यहां भी 12 पर यूनिट, यहां पर भी 12 यूनिट, यानी पर यूनिट टर्म्स में ये सेम है। जी हाँ, यानी कौन सी कॉस्ट हो गई, वेरिएबल कॉस्ट, राइट। तो कॉस्ट नंबर 1 का हमने नेचर आइडेंटिफाई क्या कर लिया कि ये है वेरिएबल कॉस्ट। ओके, अब हम बात करते हैं कॉस्ट नंबर 2 की, यानी आपका फोकस होना चाहिए यहां पर। जब हमने 9,000 यूनिट्स बनाई तो ये कॉस्ट लगी है 65,000 रुपीज। जब हमने 11,000 यूनिट्स बनाई है ओ तो भी ये कॉस्ट लगी है 65,000 रुपीज। आई नो यू गॉट दी आंसर, क्योंकि इस कॉस्ट को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ये 65,000 ही लगी चाहे आपने 9,000 यूनिट्स बनाई, ये 65,000 ही लगी चाहे आपने 11,000 यूनिट्स बनाई। यानी ये कौन सी कॉस्ट होगी जिसको यूनिट्स के बढ़ने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो तो सेम लग रही है टोटल टर्म्स में। तो वह कॉस्ट जो सेम लगे टोटल टर्म्स में इज कॉल्ड एज फिक्स कॉस्ट। तो हमने सेकंड कॉस्ट का भी नेचर आइडेंटिफाई कर लिया। सेकंड कॉस्ट, हाँ बदमाश तुम कैसे निकली, फिक्स कॉस्ट, राइट। अब हम आते हैं यहां पर कॉस्ट नंबर 3 में और देखते हैं आखिर कॉस्ट नंबर 3 का नेचर क्या है। ओके, तो कॉस्ट नंबर 3 के केस में दोस्तों 27,000 रुपीज लगे हैं हमें यहां पर और 33,000 रुपीज लगे हैं यहां पर। तो पहले इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या ये फिक्स कॉस्ट है? नहीं, क्योंकि अगर ये सच्ची फिक्स कॉस्ट होती तो जितनी यहां लगी उतनी ही यहां पर लगनी चाहिए, मतलब फिक्स कॉस्ट तो रिजेक्ट। सेकंड फिल्टर,
क्या ये वेरिएबल कॉस्ट है? अब वेरिएबल कॉस्ट की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो पर यूनिट टर्म्स में सेम होती। चलिए करके देख लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 27,000 रुपीज को डिवाइड किससे करेंगे, 3000 से, यानी कि कितना आ जाता है, 9 रुपीज पर यूनिट आ जाता है। ओके, अब इसके बाद यहां पर देखते हैं 33,000 लगे हैं कितनी यूनिट्स के लिए, यही कॉस्ट 33,000 रुपीज लगी है फॉर हाउ मेनी यूनिट्स, 4500 यूनिट्स। चलिए पर यूनिट कितना आ रहा है, आप मेरे साथ साथ कैलकुलेटर चलाते जा रहे होंगे दोस्तों। जितना आप पार्टिसिपेटिव अप्रोच रखेंगे, जैसे मैं करते जा रहा हूं, आप खुद से उसको भी करते चले जाइए, तो आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तो कितना आता है, 7.33 आता है पर यूनिट। ओ मतलब क्या ये सच्ची वेरिएबल कॉस्ट है? नहीं, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट की क्या प्रॉपर्टी है कि वो तो पर यूनिट सेम ही लगती है, पर ये तो पर यूनिट भी सेम नहीं। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ना तो ये कॉस्ट टोटल में सेम है, ये तो टोटल में भी चेंज हो रही है और पर यूनिट में भी चेंज हो रही है। मतलब ये कौन सी कॉस्ट हो गई है, ये है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो कॉस्ट नंबर 3 का हमने नेचर आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन अब हमें यहां पर एक और चीज सीखनी है कि जो भी सेमी वेरिएबल कॉस्ट का टोटल अमाउंट होता है, उसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं। इस 27,000 के अंदर एक कंपोनेंट है जो है फिक्स और दूसरा कंपोनेंट है जो है वेरिएबल। सिमिलरली ये जो 33,000 भी यहां पर लगे हैं ना, क्योंकि ये सेमी वेरिएबल है, यानी आधा वेरिएबल है आधा फिक्स है, तो इसके अंदर कुछ वेरिएबल है और कुछ फिक्स है, तो इसके अंदर कुछ एलिमेंट फिक्स कॉस्ट का है और कुछ एलिमेंट वेरिएबल कॉस्ट का है। पता है मेरा सवाल आपसे क्या है, सवाल यह है कि आखिर कितना कंपोनेंट फिक्स का है और कितना कंपोनेंट वेरिएबल का है। देखेंगे दोस्तों आखिर इसे हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो आप एक काम कीजिए, यहां पर 27,000 के नीचे हम कुछ ऐसा बना लेते हैं और ऐसा का ऐसा ही हम 33,000 के नीचे भी बना लेते हैं और हम यहां पर लिखते हैं कि इसके अंदर कुछ एलिमेंट फिक्स कॉस्ट का है, कुछ एलिमेंट फिक्स कॉस्ट का है और कुछ एलिमेंट यहां पर वेरिएबल कॉस्ट है और कुछ एलिमेंट यहां पर वेरिएबल कॉस्ट है। हमें यह पता करना है कि आखिर 27,000 के अंदर कितना फिक्स है कितना वेरिएबल है, 33,000 के अंदर कितना फिक्स है और कितना वेरिएबल, राइट। अब ये पता करने के लिए मैं आपको एक मौका देता हूं, 30 सेकेंड्स का मौका है। आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले खुद से ट्राई कर लीजिए, नहीं तो फिर इस वीडियो को वापस से प्ले कीजिएगा और फिर आगे समझिएगा कि किस तरीके से सेग्रीगेशन करना कि सेमी वेरिएबल के अंदर आखिर कितना पोर्शन फिक्स है और कितना वेरिएबल है। ओके चलिए दोस्तों, तो हम देखते हैं आखिर किस तरीके से सेग्रीगेशन किया जाए। तो सेग्रीगेशन करने से पहले आपको एक बात ये पता होनी चाहिए कि मुझे नहीं मालूम है कि यहां पर कितना फिक्स है। आई रियली डोंट नो कि यहां पर कितना फिक्स है, लेकिन मुझे एक बात जरूर पता है कि जितना यहां फिक्स है, क्योंकि वो फिक्स है, तो उतना ही अमाउंट यहां पर भी आएगा। यस, यानी कि इस 27,000 के अंदर जितने भी रुपए फिक्स है, मान लो 5,000 रुपए फिक्स है, राइट, तो 33,000 के अंदर भी तो 5,000 ही होंगे क्योंकि उसका नाम क्या है, फिक्स, राइट। तो मैं ये जानता हूं कि जितना फिक्स अमाउंट 27,000 के अंदर है, उतना ही फिक्स अमाउंट किसके अंदर है, 33,000 के अंदर भी है। अब एक और गहरे सवाल का जवाब देना, क्या जितना वेरिएबल यहां लगा है उतना ही वेरिएबल यहां लगा होगा, या वेरिएबल ने तो वेरी किया होगा? वेरिएबल ने तो वेरी किया होगा। क्यों? क्योंकि यहां प्रोड्यूस हुई है 3000 यूनिट्स और वहां प्रोड्यूस कितनी हो, 4500 यूनिट्स, तो वेरिएबल कॉस्ट तो ज्यादा ही लगी होगी ना 4500 यूनिट्स के लिए। यस, यानी क्या मैं एक बात कह सकता हूं कि ये जो 27,000 है और 33,000 है, इन दोनों में डिफरेंस है। कितने रुपीस का डिफरेंस है? 6,000 रुपीस का डिफरेंस है, राइट। ये जो 6,000 रुपीस का डिफरेंस आ रहा है, ये किसकी वजह से आ रहा है? ये 6,000 का डिफरेंस फिक्स कॉस्ट की वजह से आ रहा है या वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आ रहा है? वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आ रहा है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट 6,000 रुपीस ज्यादा लगी है नेक्स्ट पीरियड में, राइट। यानी ये जो 6,000 रुपीस हुए, ये फिक्स हुए या ये वेरिएबल हुए? ये वेरिएबल हुए। अच्छा, ये जो 6,000 रुपीस है, ये 3,000 यूनिट्स के लिए हैं, 4,500 यूनिट्स के लिए हैं, या फिर 1,500 यूनिट्स के लिए हैं? 1,500 यूनिट्स के लिए हैं, क्योंकि 3,000 यूनिट्स में तो जो वेरिएबल लगा होगा ना, वही 3,000 यूनिट्स में यहां तो वेरिएबल लगा ही होगा, लेकिन यहां पर 33,000 के अंदर जो 6,000 ज्यादा लगे, वो कितनी यूनिट ज्यादा के लिए लगे? 1,500 यूनिट ज्यादा के लिए लगे। यानी क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एडिशनल 1,500 यूनिट्स की एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट है 6,000 रुपीज? यस, तो ये पकड़ में आ गई कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है। कैसे निकालेंगे, बताओ बताओ।
तो ये आता है 6,000 रुपीज इज द इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स बाय 1500 यूनिट्स। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कैलकुलेटर में, आपको मालूम है, आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही पर पता है आपको कि मैंने क्या किया। 6,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 1500 यूनिट्स, यानी कितना आ रहा है यहां पर 4 रुपीज पर यूनिट इज द वेरिएबल कॉस्ट, राइट। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि 4 रुपीज पर यूनिट है वेरिएबल कॉस्ट। अब वो पर यूनिट सेम ही लगा होगा, जो यहां लगा होगा वही पर यूनिट वहां लगा होगा, तो 4 रुपीज पर यूनिट है वेरिएबल कॉस्ट, राइट। तो किस तरीके से सेग्रीगेशन करना, उसका बहुत सिंपल सा रूल है कि आप ये देखो कि यहां कितने रुपीज लगे हैं 27,000, वहां कितने रुपीज लगे हैं 33,000, दोनों में डिफरेंस है, हाँ है। पर आप ये भी तो सोचो कि आखिर वो जो डिफरेंस है वो 6,000 रुपीज का डिफरेंस आखिर किस कॉस्ट की वजह से, वो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से। और क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट ने वैरी किया होगा, क्यों वैरी करा, क्योंकि पहले हम बनाते थे 3,000 यूनिट्स, अब हम बनाते 4,500 यूनिट्स, तो हमने इस बार 1,500 यूनिट्स ज्यादा बनाई है। तो इन 1,500 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई 6,000, यानी हर एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई 4 रुपीज पर यूनिट, राइट। अब आप एक बात और बताइए, क्या हम ये भी निकाल सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट आखिर इस 27,000 के अंदर कितनी है? यस, निकाल सकते हैं। आपको भी ट्रिक पता चल गई है। ये जो 27,000 रुपीज है, इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 4 रुपीज पर यूनिट लगी है, और कितनी यूनिट्स की लगी है 3,000 यूनिट्स की। यानी आई कैन से कि यहां पर 12,000 रुपीज की वेरिएबल कॉस्ट है, किसके अंदर 27,000 के अंदर। तो फिर रिमेनिंग अमाउंट आखिर क्या, फिक्स कॉस्ट कितने रुपीज आती है हमारी फिक्स कॉस्ट 15,000 रुपीज आती है हमारी फिक्स कॉस्ट इन दी फॉर्म ऑफ बैलेंसिंग फिगर, राइट। सर ये आपने 27,000 से क्यों निकाला है, 33,000 से क्यों नहीं कैलकुलेशन करें? उससे भी कर सकते हैं, उससे भी फिक्स कॉस्ट का आंसर सेम आएगा अगर हमारी बातों में सच्चाई है। तो देखना कैसे, 4 रुपीज पर यूनिट है हमारी वेरिएबल कॉस्ट, यस। लेकिन इस बार जो वेरिएबल कॉस्ट लगी है वो कितनी यूनिट्स की लगी है 4,500 यूनिट्स की लगी है। सो लेट्स मल्टीप्लाई इट बाय 4,500, कितना आ जाता है ये 18,000 रुपीज आ जाता है। अब 33,000 के अंदर अगर 18,000 वेरिएबल है तो रिमेनिंग अमाउंट कितना, फिक्स कॉस्ट कितना आता है, वो आंसर 15,000 रुपीज आता है आंसर। तो यहां से भी फिक्स का आंसर वही आएगा, क्योंकि फिक्स तो फिक्स है। आप ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करें तो भी उतना ही लगना है, कम यूनिट्स प्रोड्यूस करें तो भी उतना ही लगना है, राइट। दोस्तों ये मैंने यहां पर आपको सॉल्व करके दे रखा है, आप इसका एक बार सोल्यूशन देख लीजिए कि एग्जाम में अगर सेग्रीगेशन करने को आए तो उसका प्रेजेंटेशन कैसा होगा। सबसे पहले आप लिखिए कॉस्ट। सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये जो 96,000 है और 1,20,000 है, क्या ये सेम है? नहीं है, मतलब ये पक्का फिक्स तो नहीं है। अब आप उसे डिवाइड करके देख लीजिए उनकी करस्पॉन्डिंग यूनिट से, और देखिए क्या ये पर यूनिट टर्म्स में सेम है। हाँ, तो फिर नेचर ऑफ कॉस्ट क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट, और पर यूनिट के कॉलम में आप लिख दीजिए 12, फिक्स के कॉलम में लिख दीजिए आप डैश, राइट। कॉस्ट नंबर 2, यहां भी 65,000, यहां पर भी 65,000, तो सो ऑन द फेस ऑफ इट वी कैन सी दैट इट इज अ फिक्स कॉस्ट। तो सिंपल उसका नेचर लिख दीजिए फिक्स, वेरिएबल में कुछ नहीं लिखिए, और पूरा पूरा अमाउंट 65,000 का कहां लिख देंगे, फिक्स कॉस्ट के कॉलम में। फिर कॉस्ट नंबर 3, सबसे पहले देख लीजिए ऑन द फेस ऑफ इट क्या ये फिक्स है, नहीं है। अब आप उसे डिवाइड करके देख लीजिए नंबर ऑफ यूनिट से, डिवाइड करके देखा क्या ये पर यूनिट सेम आ रहा है। अगर पर यूनिट सेम आता तो वेरिएबल होता, लेकिन ओ नो, ना तो ये टोटल में सेम है ना ही ये पर यूनिट में सेम है, मतलब इसका नेचर क्या है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट में हमें यह पता करना है कि वेरिएबल पोर्शन आखिर कितना है। तो उसका सिंपल सा रूल है, डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट, जो टोटल कॉस्ट में डिफरेंस है 6,000 रुपीज का, उसे आप डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड कर देंगे, डिफरेंस इन नंबर ऑफ यूनिट्स। लॉजिक क्या है, जितना इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट है वो वेरिएबल की वजह से, और वो कितनी यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट है, जितना डिफरेंस इन नंबर ऑफ यूनिट्स है, राइट। सो 33,000 माइनस 27,000 डिवाइडेड बाय 4,500 माइनस 3,000 गिव्स यू वेरिएबल कॉस्ट। ये मैंने यहां पर फॉर्मूला भी दिया है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पोर्शन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन नंबर ऑफ यूनिट्स। ओके, एक बार आपको वेरिएबल कॉस्ट पता लग गई तो अब आप या तो 27,000 से सॉल्व कर लीजिए फिक्स कॉस्ट के लिए, या फिर 33,000 से सॉल्व कर लीजिए फिक्स कॉस्ट के लिए, किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम आता है फिक्स कॉस्ट का। सो यहाँ पे 27,000 से सॉल्व करा है, 20,000 की ले लिए टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट में से क्या हटा दी, वेरिएबल कॉस्ट हटा दी। सो 27,000 में से वेरिएबल कॉस्ट कैसे हटा दी, 3,000 यूनिट्स इंटू 4 रुपीज पर यूनिट। सो 3,000 यूनिट इंटू 4
वेरिएबल हो गया। तो 27 में से अगर 12,000 वेरिएबल है तो रिमेनिंग अमाउंट 15,000 का कैसा हो गया, फिक्स कॉस्ट, राइट। फिक्स कॉस्ट कैसे निकाली हमने, जो टोटल कॉस्ट है उसमें से हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर ली, तो क्या आ गई है टोटल फिक्स कॉस्ट। आई होप दोस्तों आपको तीन तरह की कॉस्ट समझ में आई होंगी, एक है वेरिएबल कॉस्ट, एक है फिक्स कॉस्ट और एक है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। और आपको ये भी समझ में आया होगा कि किस तरीके से आइडेंटिफाई करना कि कॉस्ट वेरिएबल है या फिर फिक्स है या फिर सेमी वेरिएबल। इससे पहले कि मैं यहां पर आगे बढ़ूं, मैं क्विकली आपको यहां पर रिवाइज करवा देता हूं कि कौन सी कॉस्ट वेरिएबल होती है, कौन सी कॉस्ट फिक्स होती है और कौन सी सेमी वेरिएबल होती है। यहां पर मैं आपको डायग्राम की मदद से अगर इन कॉस्ट को बताऊं, तो यहां पर मैंने एक्स एक्सिस पर ये एक्स एक्सिस है, यहां पर मैंने क्या प्लॉट किया है, नंबर ऑफ यूनिट्स, जिसमें यहां 0 यूनिट्स है, यहां पर 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट एंड सो ऑन। और यहां पर मैंने वाई एक्सिस पर प्लॉट किया है टोटल अमाउंट, यानी कितने रुपीस आखिर कॉस्ट लगेगी। ओके, वो कॉस्ट जो 0 यूनिट्स पर 0 रुपीज लग रही है, 0 यूनिट्स पर कितनी लग रही है, 0 रुपीज। 1 यूनिट बनाता हूं तो सपोज करो कि 10 रुपीज लगती, 2 यूनिट्स बनाता हूं तो फिर कितनी लगती है, 20 रुपीज, 3 यूनिट्स बनाता हूं तो कितनी लगती है, 30 रुपीज। उसका डायग्राम में यहां पर लाइन कैसे प्लॉट होगी, ग्राफ इस तरीके से लाइन प्लॉट होगी, बिकॉज 0 यूनिट्स पर वो कॉस्ट 0 लगेगी और जैसे जैसे मैं इधर नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाता जाऊंगा उसका टोटल अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो लाइन आती है वो किसकी आती है, वेरिएबल कॉस्ट की लाइन। यानी वेरिएबल कॉस्ट की लाइन यहाँ बेस ऑफ द ग्राफ से शुरू होती है और एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर, डायगोनली स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बनती है, राइट, जो कहती है कि आपने डबल यूनिट्स बनाई तो आपको कॉस्ट भी डबल लगेगी। ओके, फिर इसके बाद हम किसकी लाइन देख रहे हैं, फिक्स कॉस्ट की लाइन यहां पर देख रहे हैं। दोस्तों जो फिक्स कॉस्ट की लाइन है उसे नंबर ऑफ यूनिट से लेना देना कुछ भी नहीं है। आपने 0 यूनिट्स बनाई तो भी जो आपको फैक्ट्री का रेंट सपोज 10,000 या 1 लाख आपको पे करना है, सो करना है। आपने मान लो 1000 यूनिट्स बनाई तो भी आपको 1 लाख ही पे करना है, और अगर आपने 2000 यूनिट्स बनाई तो भी आपको 1 लाख ही पे करना है। तो सच टाइप ऑफ कॉस्ट आर कॉल्ड एज फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को कैसे प्लॉट करते हैं, वो बेस पे से प्लॉट नहीं होता है, वो ऊपर उठकर प्लॉट होता है। और कितना ऊपर उठकर प्लॉट होता है, जितना फिक्स कॉस्ट का अमाउंट है कि भाई ये तो फिक्स है, फिर आप कितना भी यूनिट्स बनाओ कोई लेना देना नहीं। तो ये बन गई किसकी लाइन, फिक्स कॉस्ट की लाइन। ओके, अब इसके बाद हम समझते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट की लाइन। तो सेमी वेरिएबल के अंदर क्या होता है, एक पोर्शन तो फिक्स ही होता है कि इतना तो देना ही देना है। जैसे हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगा हुआ है तो 2000 पर मंथ तो देना ही देना है, फिर आप 0 यूनिट्स भी कंज्यूम करोगे तो भी आपको इतने रुपीस तो देने ही देने, सपोज 200 तो आपको देने ही देने। हाँ, फिर इसके बाद आप जितना ज्यादा कंजम्पशन करोगे उतना और आपको ज्यादा अमाउंट लगता चला जाएगा। यानी सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या बेस पर से ऊपर उठता है या एक फिक्स अमाउंट तो लगता ही लगता है, एक फिक्स अमाउंट तो लगता ही लगता है, उसके बाद ऊपर उठता जाता है डिपेंडिंग ऑन कंजम्पशन। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट की लाइन ग्राफ में इस तरीके से प्लॉट होगी। ओके, इसके अलावा एक और मजेदार कॉस्ट है एंड दैट इज कॉल्ड एज स्टेप फिक्स कॉस्ट, है ना। ये इन सब से अलग है, ये फिक्स कॉस्ट से अलग है, ये वेरिएबल कॉस्ट से अलग है, ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट से अलग है, ये कुछ और तरह की कॉस्ट है, राइट। तो इसको मैं आपको यहाँ पर एज अ बोनस समझा देता हूँ, आगे भी जब ये सिलेबस में आएगी तो और डिटेल में समझाऊंगा। ओके, सपोज करें दोस्तों हम सबने एक प्लान बनाया कि चलो वो अपन मिलकर पार्टी शार्टी करते हैं और अपन चलते हैं गोवा। ओके, पर गोवा तक जाने के लिए हमें बस करनी पड़ेगी। ओके, मैं यहाँ पर एक अच्छा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपके सामने, आप मुझे आइडेंटिफाई करते जाना कि गोवा की ट्रिप जब हम बनाएंगे तो हमें क्या क्या खर्चे करने पड़ेंगे और उन खर्चों का नेचर आखिर क्या है। ओके, तो सपोज करो कि हमने गोवा की ट्रिप बनाई। अब गोवा के लिए सबसे दो चीजें हैं जो मेन बहुत ज्यादा जरूरी है, एक तो हमें गोवा तक आने जाने का कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा और गोवा प्रॉपर में रहने का हमें कुछ रहने खाने का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। सपोज करो कि हमने गोवा के किसी रिसोर्ट पर कॉल किया और उनसे बातचीत करी और हमने बोला कि हम 100 लोग हैं, हम 100 स्टूडेंट्स हैं और हम सब मिलकर यहाँ पर गोवा आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप 100 लोग हैं तो हम आपको यहाँ पर रूम में ठहरा देंगे और एक रूम में 4 लोग से ज्यादा नहीं ठहर सकते। हमने कहा ठीक है, अगर हम सिर्फ एक बंदा आ जाए, सिर्फ एक बंदा है ना, यहां से शुरू करते, सिर्फ एक बंदा अगर गोवा जाए तो भी उसे वो एक रूम तो लेना ही पड़ेगा। ओके, हमने पूछा भाई रूम का क्या रेंट है, तो उन्होंने बोला रूम का रेंट है 5,000 रुपए, 5,000 रुपीज पर डे आपको रूम का रेंट देना पड़ेगा, राइट। आप क्या बोलोगे, राहुल क्या बोलेगा कि यार एक काम कर शाम तू भी चल साथ में, अपना रेंट तो कितने रुपीज लग रहा है, 5,000 रुपीज लग रहा है। अब उस कमरे में कितने लोग रुक सकते हैं, 4 लोग रुक सकते हैं। अब मैं अकेला जाऊं तो भी कितने देने, 5,000। तू भी मेरे साथ चले, राहुल श्याम दोनों दोस्त साथ में जाए तो भी कितने रुपीस लगेंगे, 5,000। अभी देखना क्या हो रहा है, अभी देखकर क्या लग रहा है कि अरे ये कॉस्ट वेरिएबल है या फिर ये कॉस्ट फिक्स है। अभी कैसा लग रहा है कि ये कॉस्ट फिक्स है।
अब राहुल है, श्याम है, उन्होंने तीसरे दोस्त को और कांटेक्ट कर लिया कि भाई तू भी चल, अच्छा है, और 3 लोग रहेंगे तो रूम की शेयरिंग हो जाएगी और कॉस्ट अपन सबको कम बैठेगी। तो श्याम ने अपने दोस्त घनश्याम को फोन लगा दिया, राइट। तो अब राहुल है, श्याम है और घनश्याम है, 3 लोग है, कितने रुपीस लगेंगे? 5000। अभी भी कैसा लग रहा है ये कॉस्ट देखकर, कैसा लग रहा है? फिक्स। राहुल है, श्याम है, घनश्याम है, एक और दोस्त आ गया सपोज राधे श्याम, राइट। तो अब 4 लोग मिलकर जा रहे हैं तो भी कितने लगेंगे? 5000। अभी भी ये कॉस्ट कैसी लग रही? फिक्स लग रही, राइट। लेकिन राहुल, श्याम, राधे श्याम, घनश्याम के अलावा अब एक और दोस्त आ गया, सुंदर श्याम। तो फिर अब 5 लोग हो गए। क्या होटल वाला रुकने देगा 5 लोगों को एक रूम में? नहीं, वो बोलेगा अभी आपको कितने रूम खुलवाने पड़ेंगे? 2 रूम्स लगेंगे, राइट। 5000 से सीधे हमारी कॉस्ट कितनी हो गई? 10000, राइट। लेकिन हाँ, अब अगर सुंदर श्याम के बाद एक और दोस्त आ जाता है तो हमें क्या 10,000 रुपीज से ज्यादा कॉस्ट लगेगी या उतनी लगेगी? उतनी लगेगी, राइट। ऐसी कॉस्ट कहलाती है स्टेप फिक्स कॉस्ट। यानी कि दोस्तों अगर आप कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स तक रहते हो, कि भाई सपोज हमारे केस में 4 यूनिट्स तक अगर हम 4 पीपल रहते हैं तो हमें कॉस्ट कितनी लगेगी? 5000, राइट। लेकिन जैसे ही हम 4 से ज्यादा हो गए, सपोज हम 5 पर गए, तो हमारी कॉस्ट सीधे बढ़कर कितनी हो जाएगी? 10,000 रुपीज हो जाएगी, राइट। हाँ, अब आप 5 पीपल हो, 6 पीपल हो, 7 पीपल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कितने लगेंगे? 10,000 रुपीज ही लगेंगे। 8 पीपल हो तब तक भी कोई प्रॉब्लम, ये 8 पीपल हो तब तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही आप 9 पीपल हुए तो अब आपको कितने रुपीज लगने लग जाएंगे? क्योंकि अब आपको 3 रूम लगेंगे तो 15,000 रुपीज लगेंगे, राइट। तो स्टेप फिक्स कॉस्ट की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो कुछ बहुत छोटी सी, थोड़ी सी लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए फिक्स रहती है। जैसे आपने इन यूनिट्स को क्रॉस किया तो फिर वो 1 स्टेप, मतलब जैसे हम चढ़ाव चढ़ते हैं ना, वैसे वो बढ़ जाती है। बढ़ने के बाद वो कुछ यूनिट्स तक कांस्टेंट रहती है, फिर से आपने उस लिमिट को क्रॉस किया तो वो फिर से बढ़ जाती है। ऐसी कॉस्ट कहलाती है स्टेप फिक्स कॉस्ट, राइट। यानी फिक्स कॉस्ट तो कैसी होती है? जो एक जैसी होती है, चाहे आप कितनी भी यूनिट्स बढ़ा लो, राइट। लेकिन स्टेप फिक्स कॉस्ट हर थोड़ी थोड़ी यूनिट्स के बाद बढ़ती चली जाती है ना। ओके, चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट पर, जिसमें कि हम समझेंगे टाइप्स ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के बेसिस पर आखिर कॉस्ट को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट के तत्व, यानी किन किन कंपोनेंट्स से मिलकर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट बनी है। तो सपोज करें कि एक प्रोडक्ट है कैलकुलेटर, आखिर इसके अंदर कौन कौन सी तरह की कॉस्ट गई है। तो सबसे पहली इसके अंदर लगा है काफी सारा मटेरियल, इसके अंदर ये स्क्रीन लगी है, इसके अंदर ये प्लास्टिक के बटन्स लगे हुए हैं, इसके अंदर ये कुछ सोलर पैनल लगी हुई है, बैटरीज लगी हुई है, चिप लगी हुई है, राइट। तो ये सारे क्या हुए हैं? मटेरियल, राइट। लेकिन ये मटेरियल तो ऐसे ही रखा हुआ था, इस मटेरियल को ट्रांसफॉर्म किया है फिनिश गुड्स में, किसने? लेबर ने, राइट। तो 2 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कौन कौन से हो गए हैं? सबसे पहला हो गया मटेरियल, दूसरा हो गया है लेबर, राइट। लेकिन क्या मटेरियल रखा हुआ था और बस लेबर ने मटेरियल को ऑर्गेनाइज करा, कैलकुलेटर बन गया, या काफी सारा मशीन्स भी लगा होगा और दूसरे भी तमाम खर्चे हुए होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल पावर का खर्चा हुआ होगा, मशीन का डेप्रिसिएशन लगा है, फिर मशीन का रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस लगा है। जी हाँ, ऐसे सारे खर्चों को हम बोलते हैं एक्सपेंसेस, राइट। तो एक्सपेंसेस का मतलब होता है वो चीजें जो ना मटेरियल हो ना लेबर हो, राइट। तो इस कैलकुलेटर में जो आपको मटेरियल दिख रहा है दैट इज मटेरियल। इस कैलकुलेटर को बनाने में जो ह्यूमन रिसोर्सेज लगे हैं दे आर कॉल्ड एज लेबर। और इसके अलावा दूसरे सारे खर्चे जो ना मटेरियल है ना लेबर है वो सब क्या हो गए हैं? एक्सपेंसेस हो गए हैं, राइट। अब दोस्तों यहां पर ये जो मटेरियल होता है ये भी 2 तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। उसी तरीके से जब आप लेबर देखेंगे तो लेबर भी 2 तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट लेबर। उसी तरीके से जो एक्सपेंसेस हैं वो भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हम डिटेल में समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ओके, मैं दोस्तों यहां पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। अब यहां पर सपोज करो कि मैंने कोई शर्ट बनाया, सपोज करो कि ये मैंने यहां पर कोई शर्ट बनाया, राइट। और यहां पर कंपैरिजन पर्पस से मैंने यहां पर एक और शर्ट बना दिया। ओके, सपोज करें कि हमारी कंपनी ये शर्ट्स बनाती है, राइट। अब आप बताइए कि जो शर्ट है, शर्ट के अंदर मटेरियल, क्या क्या चीजें मटेरियल में क्लासिफाई होंगी? सबसे पहले तो क्या क्या चीजें मटेरियल में क्लासिफाई होंगी? तो सर शर्ट बनाने के लिए क्लोथ लगता है, फैब्रिक लगता है, वो हुआ मटेरियल। फिर और क्या क्या हुआ?
तो शर्ट में बटन्स लगे हुए हैं, ये भी क्या होगा, मटेरियल। फिर इसके बाद थ्रेड लगी है ना, धागा लगा है, वो भी क्या हो गया, मटेरियल। फिर ये जो कॉलर है इसके अंदर कुछ ऐसा कफलिंग लगी हुई रहती है, राइट, कफ लगा हुआ रहता है, तो कफ कॉलर, ये भी क्या हो गया, मटेरियल हो गया, राइट। ये सारी चीजें कहां पर काउंट होती है, मटेरियल में काउंट होती है। अब मटेरियल भी दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। मेरे हिसाब से आपने पहले तो कभी पढ़ा ही हुआ है कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है। मैं बताता हूं आखिर आपकी डेफिनेशन क्या है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है जब आपने वर्ड डायरेक्ट कॉस्ट सुना। तो सर डायरेक्ट कॉस्ट यानी वह कॉस्ट जो हमको ना सीधे सीधे ऐसे दिखती है कि हाँ ये कॉस्ट तो इसी में ही लगी हुई है, ऐसी कॉस्ट क्या होती है, डायरेक्ट कॉस्ट। ओके, तो जो कॉस्ट मैंने यहां पर आपको बोली है वो मैं यहां पर लिखता हूं। कौन कौन सी कॉस्ट मैंने आपको बोली थी, मटेरियल के नाम पर, मटेरियल के नाम पर एक तो हमें क्लोथ लगता है, फैब्रिक लगता है, ओके। फिर उसके बाद हमें शर्ट में बटन्स लगते हैं, फिर उसके बाद थ्रेड लगती है, धागा लगता है, फिर उसके बाद कफ कॉलर लगता है, राइट, तो मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ कॉलर, राइट। तो ये सारे क्या हुए हैं, मटेरियल। अब आप दोस्तों मुझे क्लासिफाई करके बताइए कि इनमें से आखिर कौन से डायरेक्ट मटेरियल है और कौन से इनडायरेक्ट मटेरियल है। हाँ जी, क्लोथ। तो यहां पर ये पर्टिकुलर क्लोथ बनाया, सपोज कीजिए ये है शर्ट टाइप 1 और ये है शर्ट टाइप 2, राइट। तो क्लोथ डायरेक्ट कॉस्ट होगा या इनडायरेक्ट कॉस्ट होगा, तो आपका जवाब मोस्ट प्रोबेबली जो मैं सुन पा रहा हूं, आपके दिमाग को पढ़ पा रहा हूं, वो है डायरेक्ट कॉस्ट, राइट। ओके, हाँ जी, बटन आप मुझे बताएंगे कि बटन यहां पर डायरेक्ट कॉस्ट होगा या फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट होगा। ओके, तो नॉर्मली स्टूडेंट्स का रिप्लाई रहता है कि सर ये डायरेक्ट कॉस्ट है। थ्रेड, धागा, बताइए डायरेक्ट कॉस्ट है या इनडायरेक्ट कॉस्ट है। नॉर्मली स्टूडेंट्स का रिप्लाई रहता है डायरेक्ट कॉस्ट। कॉलर, इस शर्ट में डायरेक्ट कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट। तो नॉर्मली रिप्लाई होता है डायरेक्ट कॉस्ट, राइट। दोस्तों सिर्फ यही वाला पहला वाला जवाब सही है, बाकी सारे जवाब गलत हैं। ये जो तीनों कॉस्ट हैं तीनों इनडायरेक्ट कैटेगरी में क्लासिफाई होगी, राइट। आखिर ऐसा क्यों? तो डायरेक्ट कॉस्ट की करेक्ट डेफिनेशन आप पहले मुझसे सुने, फिर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी कॉस्ट डायरेक्ट है कौन सी इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट कॉस्ट की करेक्ट डेफिनेशन वो ही है जो आपने पढ़ी हुई है पहले। डायरेक्ट कॉस्ट यानी वह कॉस्ट जो सीधे सीधे ट्रेसिएबल हो टू अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल ये शर्ट बना, एक और तरह का शर्ट बना, उस तरह के शर्ट में अलग कपड़ा लगा होगा, अलग फैब्रिक यूज हुआ होगा, और इस शर्ट में अलग फैब्रिक यूज हुआ होगा। तो दोनों तरह के शर्ट में जो अलग अलग फैब्रिक यूज हुआ है, क्या वो डायरेक्टली ट्रेसिएबल है कि इस शर्ट में कौन सा फैब्रिक यूज हुआ है, उसमें कौन सा फैब्रिक यूज किया है? हाँ, आपने भी देखा होगा ना, शर्ट्स की क्वालिटी में फर्क रहता है, शर्ट्स के डिजाइन में फर्क रहता है, यस, अलग अलग फैब्रिक यूज होता है। तो अलग अलग फैब्रिक, अलग अलग कपड़ा, क्योंकि डायरेक्टली ट्रेसिएबल, इसलिए वो क्या हो गया, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो गया। हो सकता है कि दोस्तों ये है सिंपल शर्ट, राइट, ये वाला कौन सा हो गया, सिंपल शर्ट, और ये हो गया डिजाइनर शर्ट, राइट। तो यहां पर जो बटन्स लगे होंगे वो सिंपल शर्ट में एकदम नॉर्मल वाले बटन लगे होंगे, लेकिन डिजाइनर शर्ट में थोड़े से डिफरेंट बटन्स लगे होंगे। बटन्स भी डायरेक्टली आइडेंटिफिएबल है, यस, बटन्स भी डायरेक्टली ट्रेसिएबल है, पर फिर भी बटन्स का जो करेक्ट क्लासिफिकेशन होगा वो डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होगा, बल्कि वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होगा। उसके पीछे आप कारण समझें। सपोज करें कि कंपनी ने एक शर्ट मैन्युफैक्चर करा, है ना, और शर्ट को मैन्युफैक्चर करने में कंपनी को खुद को जो कॉस्ट लगी वो लगी है, सपोज करें 400 रुपीज कंपनी को कॉस्ट लगी एक शर्ट को मैन्युफैक्चर करने में, कॉस्ट उनकी लगी है 400 में। फिर भले वो 400 का शर्ट 1000 में बेचेंगे, 1500 में बेचेंगे। 400 की जो कॉस्ट लगी होगी उसमें सबसे मेजर कंपोनेंट कॉस्ट का क्या है, फैब्रिक। यानी 400 में से रफली 350, 360, 370 रुपीज का जो उनको मटेरियल लगा है, मटेरियल के नाम पर सपोज 400 का खर्चा लगा है, तो 400 के मटेरियल में से रफली 350, 360 या 370 रुपीज तक का तो सिर्फ कपड़ा ही लगा होगा, यस। बटन्स कितने लगते हैं और कितने रुपए के लगते हैं? एक शर्ट में मुश्किल से 5, 7, 8, 10 बटन होते हैं। आपको मालूम है एक बटन कितने रुपए का आता है? मतलब जब आप 10 रुपए लेकर बटन खरीदने जाओगे ना, वैसे मुट्ठी भर के आपको बटन दे देंगे। एक बटन की आखिर क्या कॉस्ट होती है, पैसों में कॉस्ट होती है। तो वो जो सपोज करो कि 10 बटन लगे हुए एक शर्ट में, तो कितने मुश्किल से वो 5-6 रुपए के होंगे ज्यादा से ज्यादा। और कंपनी जब उसे बल्क में बाय करती तो उनको तो 2-3 रुपए में वो बटन मिल जाते। ये वो देखना, उस शर्ट में 2 रुपए के बटन लगे हैं और इस वाले शर्ट में 2 रुपए 25 पैसे के बटन लगे, तो ध्यान रखना, कॉस्टिंग में ध्यान रखना। आप एक बात बताइए,
आपने सीए फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है मेटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट, राइट? तो क्या कंपनी जब कॉस्टिंग करती होगी तो शर्ट की कॉस्ट में बटन्स 2 रुपीज के लगे हैं या 2.25 रुपीज के लगे हैं या 3 रुपीज के लगे हैं, इस पर गौर फरमाती होगी या उसको तो कंसीडर ही नहीं करती होगी कि जाने दो, इसको तो 2 रुपए के लगे हों चाहे 3 रुपए के, इट रियली डजंट मेक्स अ डिफरेंस, इट डजंट मेक्स अ डिफरेंस। तो इसीलिए आप ऐसी कॉस्ट जो बहुत छोटे अमाउंट की होती है उसको डायरेक्टली ट्रेस नहीं करते, क्योंकि डायरेक्ट ट्रेस करने में फिर आपको एक एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से बटन्स कहां पर लगे, इस शर्ट में कितने बटन लगे, उसमें कितने बटन लगे एंड सो ऑन। पर क्योंकि बटन्स की जो कॉस्ट होती है वो एक शर्ट में इतनी इनसिग्निफिकेंट होती है कि उसको ट्रेस करने की मेहनत शायद उससे ज्यादा हो जाएगी। उसी तरीके से दोस्तों ये जो थ्रेड है, अब धागा हो सकता है एक शर्ट में थोड़ा सा कम लगाओ, एक शर्ट में थोड़ा सा ज्यादा लगाओ, बट दी पॉइंट इज कि धागा आता कितने रुपए का, वो थ्रेड का पूरा का पूरा रोल आता कितने रुपए का है, राइट? और एक शर्ट में कितना लगता होगा। अच्छा, अगर आपको ट्रेस करना है तो आप कर तो सकते हो, पर आपको वो जो टेलर है जो शर्ट की स्टिचिंग कर उसको बोलना पड़ेगा कि नाप नाप कर देखना कितना धागा लगा और उसके हिसाब से फिर हम कॉस्टिंग करेंगे। बट डज इट मेक सेंस कि हम धागा नाप नाप कर लगाएं और फिर देखें कि वो कितने मीटर का बंडल था और कितना मीटर हमने यूज किया तो कितनी कॉस्ट बैठी धागे की, धागे का अमाउंट कितना इनसिग्निफिकेंट सा होता है। तो ऐसी कॉस्ट को कभी भी डायरेक्टली ट्रेस नहीं किया जाता है, ऐसी कॉस्ट को एक जगह पर जाकर ऐसे रख दिया जाता है। अच्छा, तुम छोटा सा अमाउंट हो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, छोटा सा अमाउंट हो, आ जाओ, तुम भी छोटा अमाउंट हो, इधर आ जाओ, क्योंकि तुमको सीधे प्रोडक्ट पे ट्रेस करने में हमें एफर्ट्स लगेंगे, अकाउंटिंग के एफर्ट्स लगेंगे, कॉस्टिंग के एफर्ट्स लगेंगे, एम्प्लॉइज की सैलरी लगेगी। तो ऐसे छोटे 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 अमाउंट को, जो छोटे अमाउंट सीधे ट्रेसिएबल तो हैं अगर मेहनत करे तो, पर वो मेहनत करने में पैसे ज्यादा लग जाएंगे बजाय कि जो फायदा मिलेगा। तो छोटे छोटे अमाउंट्स को डायरेक्ट कॉस्ट में क्लासिफाई नहीं किया जाता। दोस्तों, जो डायरेक्ट कॉस्ट की करेक्ट डेफिनेशन है वो क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कॉस्ट, यानी सबसे पहला फिल्टर है कि क्या वो अमाउंट सिग्निफिकेंट है, हाँ तो ही उसे डायरेक्ट में ले जाना। अगर वो इनसिग्निफिकेंट हुआ सीधे उसको बोल देना कि आप क्या हो, इनडायरेक्ट कॉस्ट हो। फिर भले ही आप, अगर वो इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है और फिर भी आप उसको डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हो तो भी आप मेहनत मत करना, क्योंकि वो अमाउंट इतना छोटा है कि ट्रेस करने की मेहनत में पैसे ज्यादा लग जाएंगे। सो डायरेक्ट कॉस्ट इज अ कॉस्ट जो कि सिग्निफिकेंट अमाउंट हो, जो कि डायरेक्टली ट्रेसिएबल हो टू स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस इन एन इकोनॉमिकल एंड कन्वीनियंट मैनर, आसानी से और किफायती तरीके से। मतलब ऐसा नहीं हो कि कॉस्ट ट्रेस करने में बहुत ज्यादा पैसा लग जाए, तो फिर ऐसी कॉस्ट को सीधे सीधे ट्रेस करने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन में 3 चीजें होती है, एक तो वो सिग्निफिकेंट अमाउंट होना चाहिए, दूसरा वो डायरेक्टली ट्रेसिएबल होना चाहिए, और ट्रेसिएबल भी कैसा होना चाहिए, इकोनॉमिकल और आसान तरीके से ट्रेसिएबल होना चाहिए। अगर वो सिग्निफिकेंट अमाउंट है और डायरेक्टली ट्रेसिएबल है लेकिन पैसा बहुत ज्यादा लग रहा है, उसको कहां लाना, इनडायरेक्ट में, राइट? अगर वो सिग्निफिकेंट अमाउंट है लेकिन डायरेक्टली ट्रेसिबल नहीं हो पा रहा है, उसको कहां लाना, इनडायरेक्ट कॉस्ट में, क्योंकि वो डायरेक्टली ट्रेसिबल ही नहीं हो पा रहा है। अगर वो डायरेक्टली ट्रेसिबल है और इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है तो भी कहां लेकर आना, इनडायरेक्ट कॉस्ट में लेकर आना। तो हमारे एग्जाम्पल में दोस्तों जो मटेरियल है उसमें क्लोथ क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि वो अलग अलग शर्ट पर जो मटेरियल की कॉस्ट लगती है वो अलग अलग लगती है, अलग अलग फैब्रिक का अमाउंट अलग 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 होता है और सिग्निफिकेंट अमाउंट होता है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट मटेरियल। थ्रेड का अमाउंट, बटन्स का अमाउंट कैसा होता है, इनसिग्निफिकेंट होता है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल बोलेंगे, राइट? अब यहाँ पर जो कॉलर लिया था, कॉलर में हमें देखना पड़ेगा क्या कॉलर बहुत सस्ती आती, मान लो 2 5 7 रुपए की आती, लगभग एक बराबर रुपए की कॉलर लगती है हर शर्ट में, तो फिर उसको हर शर्ट पर सीधे सीधे ट्रेस करने की जरूरत नहीं है, उसे हम कहां मान लेंगे, इनडायरेक्ट। इज दैट क्लियर? ओके दोस्तों, जैसे लेबर, जैसे मटेरियल 2 तरह का होता है उसी तरीके से लेबर यानी कि एम्प्लॉयज भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट लेबर और दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट लेबर। हम समझते हैं आखिर डायरेक्ट लेबर क्या होता है और इनडायरेक्ट लेबर क्या होता है। ओके, सपोज करें दोस्तों कि ये शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो यहाँ पर लेबर कौन होंगे, जो कि कपड़ा लेते होंगे, फैब्रिक लेते होंगे और उसकी स्टिचिंग करते होंगे, राइट? तो ये जो टेलर है ये सीधे सीधे उस रॉ मटेरियल को यानी कि फैब्रिक को फिनिश गुड्स में यानी कि शर्ट बनाने के काम में लगा हुआ है, यानी इसके हाथ से होता हुआ वो प्रोडक्ट गुजरता है, वो ट्रांसफॉर्म होता है। तो ऐसा वर्कर जो कि डायरेक्टली रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में, ट्रांसफॉर्म करने में इन्वॉल्व हो, ऐसा लेबर क्या कहलाएगा, डायरेक्ट लेबर कहलाएगा, ठीक है? लेकिन अब आप एक बात सोचो कि टेलर सपोज करो कि स्टिचिंग मशीन चला रहा है, सिलाई मशीन चला रहा है और अचानक से धागे का रोल, थ्रेड का रोल खत्म हो गया। अब वो टेलर क्या करेगा,
वो टेलर मशीन को स्टॉप करेगा और वापस से दौड़ता हुआ रॉ मटेरियल स्टोर में जाएगा और वहां से थ्रेड पिक करेगा, वो थ्रेड लेकर आएगा, मशीन के अंदर उसको फिट करेगा और फिर से स्टिचिंग शुरू करेगा। वो स्टिचिंग कर ही रहा था, इतने में मशीन ने आवाज करना शुरू कर दी, ची 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 आवाज करना शुरू कर दी। उसने देखा ओ मशीन में ऑयल डालना है। तो उसने वापस से मशीन रोकी और वो वापस से स्टोर गया, और स्टोर में जाके उसने स्पेयर्स पार्ट्स देखे और वहां पर देखा उसने कि यहाँ पर मशीन का ऑयल रखा है। मशीन का ऑयल लेकर आया, ऐसे नीचे झुका, मशीन के अंदर जहां जहां पर उसको ऑयल डालना था उसने ऑयल डाला और वापस से वो ऑयल की डब्बी रख कर आया स्टोर में और वापस से उसने स्टिचिंग करनी शुरू कर दी। वो स्टिचिंग कर ही रहा था कि इतने में थोड़ी सी उसे प्यास लगी पानी की। उसने कहा चलो 1 मिनट, वापस से वो गया कहीं पर, पानी भरकर लाया, पिया और अपना काम शुरू करा। ऐसे तो बन गया उसका शर्ट। मतलब हर थोड़ी थोड़ी देर में उसके काम में इंटरप्शन होता चला जा रहा है। एक डायरेक्ट लेबर का काम अनइंटरप्टेड मैनर में चलता रहे चलता रहे चलता रहे, एक डायरेक्ट लेबर का काम अनइंटरप्टेड मैनर में चलता रहे, उसके लिए कंपनी क्या करती है, उसके सपोर्ट में इनडायरेक्ट लेबर को खड़ा करती है। यानी कि क्या होगा कि वो जब टेलर स्टिचिंग करेगा ना तो वो तो अपना काम मस्ती से करेगा और उसको किसी भी सपोर्ट की जरूरत होगी तो फिर वो आवाज लगाएगा किसको, इनडायरेक्ट लेबर को। फॉर एग्जांपल उसने, कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने एक छोटू नाम का लड़का है वो टेलर के पीछे खड़ा कर दिया और टेलर को बोला कि तुमको इस जगह से नहीं उठना है, तुमको अगर थ्रेड खत्म हो जाती आवाज लगाना, छोटू छोटू जाएगा और वो थ्रेड रॉ मटेरियल स्टोर से लेकर आएगा। तुमको अगर मशीन में ऑयलिंग करवाना है, छोटू को आवाज लगाना, वो ये कर देगा। तुमको प्यास लगी, तुम छोटू को आवाज लगाना, राइट। ऐसा करने से तुम्हारा काम अनइंटरप्टेड मैनर में चलता चला जाएगा, राइट। क्योंकि कंपनी डायरेक्ट लेबर को, यानी टेलर को अच्छी खासी सैलरी दे रही होगी, राइट। तो वो नहीं चाहती कंपनी की यार हम उसको जो अच्छी खासी सैलरी दे रहे हैं उसमें वो जाकर मशीन का ऑयल लेकर है, वो जाकर थ्रेड लेकर है, वो जाकर पानी का ग्लास लेकर है, राइट। तो कंपनी में, हर कंपनी में ऐसा ही होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्कर, वन आर कॉल्ड एज डायरेक्ट लेबर, अनदर आर कॉल्ड एज इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर कौन होते हैं? Those who support the direct labor so that they can work in an uninterrupted manner. Is that clear? Okay. या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट लेबर वो होते हैं जो कि प्रोडक्ट में सीधे सीधे इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन जो लेबर प्रोडक्ट में सीधे सीधे इन्वॉल्व होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, राइट। सो यहां पर डायरेक्ट लेबर का एग्जाम्पल क्या हो गया, टेलर की सैलरी फॉर स्टिचिंग। लेकिन इनडायरेक्ट लेबर कौन हो गए, सपोर्ट स्टाफ हो गए या फिर सुपरवाइजर हो गया जो सिर्फ सुपरविजन ऐसे कर रहे हैं, हाँ सब काम बढ़िया चल रहा है, हाँ, जबकि वो खुद भी एक भी शर्ट नहीं बनाता है, तो वो कौन हो गए, इनडायरेक्ट लेबर जो कि इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। या फिर कंपनी में कॉस्ट अकाउंटेंट हुआ, कंपनी में अकाउंटेंट्स हुए, कंपनी में फाइनेंस के स्टाफ हुए, एडमिनिस्ट्रेशन हुए, ये सब क्या हो गए, इनडायरेक्ट लेबर, राइट। दोस्तों जैसे मटेरियल दो तरह का होता है, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर दो तरह का होता है, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, उसी तरीके से एक्सपेंसेस भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब हम समझते हैं यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है। तो सबसे पहले आप ये तो समझ गए कि एक्सपेंसेस क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मशीन में पावर लग रहा है, राइट, मशीन को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी पावर लग रहा है, क्या वो मटेरियल है? नहीं। क्या वो लेबर है? नहीं, राइट। देखो मटेरियल हमेशा वो चीज होंगी समथिंग दैट यू कैन फील। जैसे इसके इस मटेरियल में हमें पता चल रहा है, हम टच करके देख सक रहे हैं यहाँ पर कि ये है मटेरियल, राइट। अब मशीन में जो पावर लग रहा है हम उसको टच नहीं कर सकते, नहीं तो क्या होगा आप जानते हो, राइट। सो पावर इज समथिंग वी कैन नॉट टच एंड फील, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे एक्सपेंसेस। या फिर मशीन का जो डेप्रीसिएशन होगा, दिख नहीं रहा मशीन का डेप्रीसिएशन, राइट, ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस हो जाएगा, राइट। तो ये सारे खर्चे कहां पर आ जाएंगे, एक्सपेंसेस। मतलब सिंपल सा रूल है, क्या वो मटेरियल है? नहीं। क्या वो लेबर है? नहीं। तो फिर वो सब क्या हो जाएंगे, एक्सपेंसेस हो जाएंगे, राइट। अब एक्सपेंसेस में भी अगेन दो तरह के एक्सपेंस, एक डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस का सिंपल सा मीनिंग क्या है, सबसे पहला तो वो सिग्निफिकेंट अमाउंट का होना चाहिए, फिर वो डायरेक्टली ट्रेसेबल होना चाहिए, यस, और इकोनॉमिकल और कन्वीनियंट मैनर में ट्रेस होना चाहिए, राइट। अब नॉर्मली डायरेक्ट एक्सपेंसेस की एग्जांपल्स बहुत कम मिलते हैं, राइट। जैसे मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है डायरेक्ट एक्सपेंस का, कि अगर हमने एक मशीन खरीदी हुई है, राइट। अब ये जो मशीन है इस पर हर तरह का शर्ट प्रोसेस होते हुए जा रहा है, इस मशीन पर हर तरह का शर्ट प्रोसेस होते हुए जा रहा है, तो फिर ये मशीन का डेप्रीसिएशन डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होगा, क्योंकि इस मशीन का जो डेप्रीसिएशन है सिर्फ किसी एक प्रोडक्ट पर ट्रेस हो पा रहा है या सब पर जाएगा, सब पर जाएगा, क्योंकि सारे तरह के शर्ट इस मशीन से प्रोसेस होते हुए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम
कोई ऐसा शर्ट बना रहे जो एक ही तरह का शर्ट है, सपोज डिजाइनर शर्ट है, और इस डिजाइनर शर्ट पे हम क्या करते हैं, एम्ब्रॉयडरी कर देते हैं, राइट। तो वो एम्ब्रॉयडरी की जो मशीन है वो सारे शर्ट उस एम्ब्रॉयडरी मशीन से होकर नहीं गुजरते, सिर्फ यही तरह का शर्ट होकर गुजरता है। तो एम्ब्रॉयडरी मशीन का जो डेप्रीसिएशन हो जाएगा, या उस एम्ब्रॉयडरी मशीन को हम किराए पर लाएंगे तो उस एम्ब्रॉयडरी मशीन का जो रेंट हो जाएगा वो डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो स्पेसिफिकली उस प्रोडक्ट पर ट्रेस हो पा रहा है। इज दैट क्लियर? ओके। तो दोस्तों डायरेक्ट एक्सपेंस का मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं। सपोज करें कि ये जो शर्ट हम बना रहे हैं, इट इज अ डिजाइनर शर्ट, राइट, और बच्चों के लिए हम शर्ट बना रहे हैं। अब बच्चों को कार्टून बहुत पसंद है, उनको सपोज करो कि मिकी डोनाल्ड बहुत पसंद है, तो हमें शर्ट पर मिकी डोनाल्ड को प्रिंट करना है। लेकिन एक मिनट, आप ऐसे प्रिंट नहीं कर सकते, आपको उसके लिए मिकी डोनाल्ड कंपनी से, आपको डिज्नी से उनका रॉयल्टी आपको उनको पे करनी पड़ेगी, बिकॉज आप उनके कार्टून यूज कर रहे हो। सपोज यू आर ए ब्रांडेड कंपनी, आप ऐसा 2 नंबर का काम नहीं करते, राइट। तो अब आपको उनसे परचेज करना पड़ेगा ऑथोराइजेशन कि हम 1 लाख शर्ट्स बनाएंगे, हम 1 लाख शर्ट्स बनाएंगे और उस पर हम ये कार्टून प्रिंट करेंगे। उसके लिए हम आपको पर शर्ट सपोज करो कि 20 रुपीज की रॉयल्टी पे करेंगे, राइट। तो अब ये जो 20 रुपीज की आप उनको रॉयल्टी पे कर रहे हो, क्या ये मटेरियल है? नहीं, ये कोई मटेरियल तो है ही नहीं, राइट। मिकी डोनाल्ड का सर वो फोटो प्रिंट करेंगे तो उसमें इंक लगेगी ना, हाँ, तो इंक मटेरियल है, लेकिन जो रॉयल्टी पे कर रहे हो वो मटेरियल नहीं है। क्या वो रॉयल्टी आप पे कर रहे हो वो लेबर है? नहीं है। तो रॉयल्टी जो आप पे कर रहे हो शर्ट के प्रोडक्शन पर, किसी कंपनी को उसके ब्रांड को यूज करने के लिए, उसके कैरेक्टर्स को यूज करने के लिए, तो वो 20 रुपीज क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे, राइट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी हर वो खर्चा जो डायरेक्ट नहीं है, और नॉर्मली एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट कैटेगरी में ही आते हैं। जैसे कि फैक्ट्री का रेंट हुआ, ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। या आपने सपोज करो कि अपनी फैक्ट्री प्रेमाइसेस में आपने बहुत सारे सर्वेलेंस कैमरा इंस्टॉल कर रखे हैं, तो ये जो कैमरास की कॉस्ट होगी, क्या कैमरा मटेरियल है? नहीं, क्योंकि वो कहीं इस प्रोडक्ट के अंदर तो दिख ही नहीं रहा है मुझे। ओके। क्या वो लेबर है? नहीं, वो सब क्या हो जाएंगे, एक्सपेंसेस हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? ओके। तो दोस्तों ये हमने यहां पर देखा टाइप्स ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। मटेरियल होता है, लेबर होता है और एक्सपेंसेस होता है, और मटेरियल में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेबर में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और एक्सपेंसेस में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और ये यहां पर मैंने आपको डेफिनेशन दे रखी है। ओके दोस्तों, जब भी हम किसी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो देखना टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे। जो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है वो तो सीधे उस प्रोडक्ट पर ट्रेस हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये शर्ट बनाए, शर्ट में कितना फैब्रिक लगा है सीधे सीधे मालूम चल जाएगा। इस शर्ट में डायरेक्ट लेबर कितने रुपए का लगा है वो भी मालूम चल जाएगा। मतलब इस शर्ट को बनाने के लिए हम लेबर भाई से पूछ लेंगे, लेबर भाई ये शर्ट बनाने में, 1 शर्ट बनाने में कितना समय लगता है? लेबर भाई बोलता है मुझे 2 आवर्स लगते हैं। हम बोलेंगे ठीक है, आपका सैलरी कितना है? सपोज उसने बोला कि मेरा सैलरी 100 रुपीज पर आवर के हिसाब से मेरा खर्चा कंपनी को बैठता है। तो हम क्या करेंगे, जो भी क्लोथ की फैब्रिक की कॉस्ट आएगी वो जोड़ लेंगे, जो भी डायरेक्ट लेबर के आवर्स लगे मल्टीप्लाई उसका रेट पर आवर वो जोड़ लेंगे, और अगर कोई सा डायरेक्ट एक्सपेंस है सपोज 20 रुपीज का, वो रॉयल्टी का एक्सपेंस है वो जोड़ लेंगे। ये तीनों मिलाकर क्या हो गई, डायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन सिर्फ इससे शर्ट नहीं बनता, शर्ट में बटन्स भी तो लगे हुए, थ्रेड भी तो लगे हुए, वो क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल। सिर्फ टेलर ने काम नहीं करा, बाकी सारे दूसरे लोग भी थे जो कंपनी में थे, वो क्या हो गए, इनडायरेक्ट लेबर। फैक्ट्री का किराया था फॉर एग्जांपल, वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। या फिर जो कॉमन मशीन्स लगी हुई है, कॉमन मशीन्स जिससे हर शर्ट होकर गुजर रहा है, उन कॉमन मशीन्स का जो डिप्रिसिएशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा वो तो कॉमन ही है, वो तो मालूम ही नहीं कि किस शर्ट पर कितना बिजली का बिल आया है, हमने तो कई तरह के शर्ट बनाए होंगे इस मंथ में, तो वो सब एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब आपको शर्ट की टोटल कॉस्ट निकालनी, किसी भी शर्ट की आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है, सपोज करें कि ये जो हम 2 तरह के यहाँ पर शर्ट बना रहे हैं, राइट, इन 2 तरह के शर्ट की अगर हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है तो उसमें से डायरेक्ट कॉस्ट तो सीधे सीधे अलग अलग शर्ट पर अलग अलग ट्रेस हो जाएगी, यस। लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट यानी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस किसी एक स्पेसिफिक शर्ट पर ट्रेस होगा, या वो तो सारे शर्ट्स के लिए कॉमनली लगा होगा, सारे शर्ट्स के लिए कॉमनली लगा होगा। तो इस इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम एक और नाम देते हैं और वो होता है ओवरहेड्स, राइट। यानी ओवरहेड्स का सिंपल सा मीनिंग होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो ये सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होती है वो सब एक जगह पर इकट्ठी की जाती है और उस जगह को हम क्या बोलते हैं, ओवरहेड्स। इस इनडायरेक्ट कॉस्ट को किसी तरीके से हम उन प्रोडक्ट पर ट्रेस करते हैं, किसी तरीके से ट्रेस करते हैं, और वो तरीका क्या है वो हम ओवरहेड चैप्टर में जाकर सीखेंगे, राइट। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर प्रोडक्ट्स ऑन सम लॉजिकल एंड रैशनल बेसिस, राइट। अब वो क्या है लॉजिकल रैशनल बेसिस, वो ओवरहेड चैप्टर का मुद्दा है।
ऐसा करने से डायरेक्ट कॉस्ट तो सीधे शर्ट पर चली जाएगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट किसी तरीके से बटकर शर्ट पर चली जाएगी और हमें मिल जाएगी शर्ट की टोटल कॉस्ट, राइट। दोस्तों ये जो डायरेक्ट कॉस्ट है इसे हम प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं, आगे जाकर हम कॉस्ट शीट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आएगा, और इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम ओवरहेड्स भी कहते हैं, राइट। ये दोस्तों हमने समझा टाइप्स ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन कंट्रोलेबिलिटी, यानी क्या वो कॉस्ट आपके हाथ में है, आप उसे काबू में कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, वक्त आने पर आप उस कॉस्ट का अमाउंट बढ़ा भी सकते हैं, कॉस्ट का अमाउंट कम भी कर सकते हैं। अगर हाँ तो ऐसी कॉस्ट क्या कहलाएगी, कंट्रोलेबल कॉस्ट। नहीं नहीं, इस कॉस्ट के साथ कोई छेड़छाड़ मत करना, ये अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है, ये कॉस्ट हमें इनकर करनी ही पड़ेगी चाहे कुछ हो जाए। तो ऐसी कॉस्ट क्या कहलाएगी, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी मार्केटिंग प्रमोशन कर रही, एडवर्टीजमेंट कर रही, सपोज करो कि पेटीएम नाम की कंपनी खूब मार्केटिंग कर रही, खूब प्रमोशन कर रही, जोमेटो खूब मार्केटिंग खूब प्रमोशन, नाउ दे आर स्लिपिंग इनटू लॉसेस। अब कंपनी का कहना है कि नहीं नहीं हमें तो प्रॉफिट चाहिए। कंपनी क्या करेगी यार, मार्केटिंग प्रमोशन पर थोड़ा कम खर्चा करो, थोड़े कम ऑफर दो, क्यों, क्योंकि अदरवाइज तो हमारा एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहा है और रेवेन्यू कम आ रहा है। तो जो एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट होती है, मार्केटिंग की कॉस्ट होती है, नॉर्मली कैसी कहलाती है, कंट्रोलेबल कॉस्ट, राइट। जब रिसेशन का वक्त आता है तो हर कंपनीज क्या करती, थोड़ा थोड़ा पैर पीछे हटाना शुरू करती, क्योंकि रिसेशन के वक्त में लोगों की कमाई वैसे ही कम रहती है। अब कम कमाई वाले लोगों को आप पहले ही तो उस इंसान की कमाई कम हो रही और आप उसको खूब एडवर्टीजमेंट 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 दिखा रहे हो, वो बोलेगा मैं खरीदूं क्या, खरीदना चाहता हूं लेकिन मेरा खुद का पास पैसा नहीं है, राइट। तो ऐसा समय में मेरे को एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाने का। तो जो कंट्रोलेबल कॉस्ट होती है वो कैसी होती है, जिसको कि आप कम कर सकते हो वक्त आने पर। तो फॉर एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग की कॉस्ट कैसी हो जाएगी, कंट्रोलेबल कॉस्ट। कुछ कॉस्ट होती है जो कि अनकंट्रोलेबल होती है, नहीं नहीं ये कॉस्ट तो इनकर करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल प्लांट की सिक्योरिटी, राइट। प्लांट में हमने कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स लगा रखे हैं ताकि ऐसा नहीं हो कि प्लांट में कुछ भी गलत हो जाए। तो वो सिक्योरिटी तो आपको रिसेशन का वक्त चल रहा है, अपना प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो भी आपको मेंटेन करके रखनी ही पड़ेगी। तो ऐसी कॉस्ट क्या कहलाएगी, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, राइट। फिर दोस्तों इसके बाद हम वापस से टाइप्स ऑफ कॉस्ट समझ रहे हैं, हम सिर्फ टाइप्स ऑफ कॉस्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। टाइप्स ऑफ कॉस्ट हम समझ रहे हैं बेस्ड ऑन नॉर्मेलिटी, यानी कि क्या वो नॉर्मल कॉस्ट है या फिर वो एबनॉर्मल कॉस्ट है। मुझे नहीं लगता है कि मुझे ये सिखाना पड़ेगा इस उम्र में आपको कि नॉर्मल कॉस्ट क्या होती है और एबनॉर्मल कॉस्ट क्या होती है। वो कॉस्ट जो नॉर्मली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस लगनी ही है, वो कॉस्ट हमें भी लगती है, वो कॉस्ट हमारे कॉम्पिटिटर को भी लगती है, ऐसी कॉस्ट क्या कहलाएगी, नॉर्मल कॉस्ट कहलाएगी, राइट। एबनॉर्मल कॉस्ट का मतलब होता है कि वह कॉस्ट जो सिर्फ हमें लगी है, हमारी किसी गलती की वजह से लगी है, पर वो कॉम्पिटिटर को नहीं लगी, ऐसी कॉस्ट क्या कहलाएगी, एबनॉर्मल कॉस्ट। आप अपने जनरल नॉलेज से बताइए कि कौन सी वो कॉस्ट है जो आप इनकर करते हो और कस्टमर से रिकवर भी कर सकते हो उससे पैसा, इस चीज के लिए कि नहीं नहीं ये तो पैसा तुमको देना पड़ेगा, राइट। ऐसी कॉस्ट होती है नॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट कंपनी इनकर करती है और कस्टमर से अपने प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस के फॉर्म में रिकवर भी कर सकती है। फॉर एग्जांपल ये जो कैलकुलेटर है, इसके सेलिंग प्राइस जो भी सेट होगा उसमें इस कैलकुलेटर को बनाने की सारी नॉर्मल कॉस्ट इंक्लूड की गई होगी, राइट। लेकिन अगर कंपनी ने कुछ एबनॉर्मल कॉस्ट इनकर कर दी तो फिर वो कंपनी को खुद को बेयर करना पड़ेगी। एबनॉर्मल कॉस्ट के लिए कस्टमर जिम्मेदार नहीं है, राइट। तो एबनॉर्मल कॉस्ट कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम दी customers and such costs are borne by the business itself, right। फिर दोस्तों इसके बाद हमें एक और बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है and that is related to marginal cost sheet, right। जैसे मैंने आपको कॉस्ट शीट चैप्टर बोला था, उसमें भी एक तरह की कॉस्ट शीट आएगी। ये अभी हम समझ रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट शीट। आई थिंक हो सकता है आपने इसे सीए फाउंडेशन में भी देख रखा हो, लेकिन हम इसको एक बार देखते हैं मार्जिनल कॉस्ट शीट क्या है। ओके तो दोस्तों मार्जिनल कॉस्ट शीट समझने के लिए हमें एक छोटी सी सिचुएशन के अंदर आना पड़ेगा। सपोज करें कि एक बिजनेस है और उस बिजनेस में हम क्या कर रहे हैं, हम आइसक्रीम सेल कर रहे हैं, राइट। तो हम इस बिजनेस में आइसक्रीम सेल करते हैं, हमने एक ऐसा बिजनेस लगाया जिसमें कि हम आइसक्रीम सेल करते हैं। ओके सपोज करें कि हम आइसक्रीम कितने रुपीज में सेल कर रहे हैं, 50 रुपीज पर यूनिट में हम आइसक्रीम सेल कर रहे हैं। ओके पर 50 रुपीज पर यूनिट में जब हम सेल कर रहे हैं तो हमें किसी न किसी से आइसक्रीम खरीदनी भी पड़ेगी बेचने के लिए, कंपनी से। सपोज करो कि वो हम आइसक्रीम खरीदते हैं कितने में, 30 में। अब सिंपल सा जो 30 रुपीज है जो आइसक्रीम की परचेज प्राइस है वो हमारे लिए वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। ज्यादा आइसक्रीम बिकेंगी ज्यादा परचेज करना पड़ेगा, कम आइसक्रीम बिकेंगी कम परचेज करेंगे, तो परचेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या हो जाएगी हमारे लिए, वेरिएबल कॉस्ट, राइट।
तो 50 रुपीज में हम आइसक्रीम बेचते हैं, 30 रुपीज की वेरिएबल कॉस्ट है, यानी कि नेट नेट हर एक एक आइसक्रीम पर हमें कितने रुपीस मिलते हैं, 20 रुपीज मिलते हैं। मतलब कस्टमर देता तो 50 रुपीज है, उसमें से 30 रुपीज सप्लायर ऑफ द आइसक्रीम को चले जाते हैं, मैन्युफैक्चरर को, और 20 रुपीज हमारे पास आते हैं। अब इसके अगेंस्ट हमें कुछ फिक्स कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ती है, राइट। वो जो भी फिक्स कॉस्ट हमने लगाई उसके बाद जो अमाउंट बचता है वो क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट। क्योंकि इक्वेशन सिंपल है, सेल्स माइनस कॉस्ट। तो दो तरह की कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट गिव्स यू व्हाट, प्रॉफिट, राइट। तो सपोज करें कि हमारा फ्रेंड है, उसने आइसक्रीम का बिजनेस शुरू करा और हमने उसको कहा तूने पूरा देख लिया, मतलब सर्वे वर्वे कर लिया, तेरी शॉप चल जाएगी आइसक्रीम की। उसने बोला हाँ भाई बिल्कुल, मैंने पूरा सर्वे कर लिया और मेरे हिसाब से मैं एक महीने में 1000 आइसक्रीम बेच पाऊंगा, 1 मंथ में मैं कितनी 1000 आइसक्रीम बेच पाऊंगा। हमने कहा अभी निकाले देते हैं आपका प्रॉफिट। 1000 यूनिट्स बेचेंगे एट द रेट ऑफ 50, यानी कि दोस्त को कितने रुपीस का रेवेन्यू होगा, 50,000 रुपीस का। लेकिन 1000 आइसक्रीम खरीदेंगे कितने में, 30 रुपीस के हिसाब से 30,000 में। तो नेट नेट कितना रुपए मिलेगा, 20,000 रुपीस मिलेगा। अभी इसे कंट्रीब्यूशन क्यों कहते हैं वो हम समझेंगे, राइट। 20,000 रुपीस मिला, उसमें से फिक्स कॉस्ट हमने पे कर दी। सपोज जो फ्रेंड की शॉप है वो किराए पर है, राइट, तो उसका किराया बनता है 15,000 रुपीस। तो 20,000 में से 15,000 दिए, बचा 5,000, उसका प्रॉफिट आ गया, राइट। अब हम समझते हैं कि आखिर ये जो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है इसे कंट्रीब्यूशन क्यों कहते हैं। उसको आप ऐसा समझो, सपोज करो कि फ्रेंड ने ये नया बिजनेस लगाया, उसने प्राइस क्या सोची है, 50। सप्लायर से जाकर बात करके आया कि मैं आपसे आइसक्रीम खरीदूंगा कितने में, 30 में, ओके। और उसने शॉप जाकर किराए पर ले ली, राइट। कितने रुपीस का किराया तय हो गया, 15,000 रुपीस का किराया तय हो गया। अब आप उस फ्रेंड की कहानी देखना। इस महीने की पहली तारीख सुबह के 9 बजे ये बंदा अपनी शॉप के सामने पहुंचा, शटर लगा हुआ था। इसने उसका ताला खोला, शटर ऊंचा करा, दुकान में जाकर बैठा। अभी तक एक भी आइसक्रीम बिकी क्या, नहीं बिकी। पहला दिन है, पहली घड़ी है जब इसने दुकान को शुभ मुहूर्त में ओपन करा, लग गए इसके 15,000 रुपए। ये देखो 15,000 रुपीज की जो फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि वो फिक्स है, यस और क्योंकि वो फिक्स है तो वो तो आपको इनकार करनी ही करनी है। 1000 आइसक्रीम बिके, मैं कहता हूं 0 आइसक्रीम बिके। बंदा सुबह 9 बजे से शॉप खोलकर बैठा है, 11 बज गई, 12 बज गई, दोपहर की 2 बज गई, शाम की 5 बज गई, एक ग्राहक नहीं आया। कितनी आइसक्रीम बिकी, 0। एक भी रुपया रेवेन्यू आया नहीं, थैंक गॉड। चलो एक भी रुपया आइसक्रीम का वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं लगेगा, ओके। पर फिर भी ये 15,000 रुपीज का मीटर तो शुरू हो ही गया। शाम की 5:30 बजे एक लड़का उधर से आया, उसके हाथ में से 50 रुपए का नोट था, वो लहरा रहा था 50 रुपए का नोट। अपने दोस्त की आंखों में खुशी की झलक, 50 रुपीस। एक बात बताइए दोस्त, अपने दोस्त की आंखों में जो खुशी की झलक होगी वो 50 रुपीज के बराबर होगी। वो जो 50 रुपीज का नोट दिखा रहा है बंदा, वो 50 रुपीज के बराबर होगी, या वो 50 तो आएंगे उसमें से 30 जाएंगे भी सही, 50 तो आएंगे पर 30 जाएंगे भी सही। यानी नेट नेट कितने रुपीज है, खुशी कितने की होगी, दोस्त की आंखों में सिर्फ 20 रुपीज की, राइट। क्योंकि जो सेलिंग प्राइस मिलता है वो पूरा अपना थोड़ी ना होता है, जो सेलिंग प्राइस मिलता है वो फिर वापस से सप्लायर को देना पड़ता है, उसमें से 30। तो हमारे दोस्त की आंखों में खुशी है 20 रुपीज के बराबर है। 10 रुपए का नोट इस आंख में चमक रहा है, 10 रुपए का इधर, 20 रुपए की खुशी है। ये जो 20 रुपीज है ना, दोस्त क्या बोलेगा, थैंक गॉड, मेरे जो 15,000 रुपीज की फिक्स कॉस्ट, मतलब वो तो लग ही चुकी थी, उसमें 20 रुपीज का कंट्रीब्यूशन आ गया, 20 रुपए का चंदा आ गया, राइट। तो 20 रुपीज इज कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स रिकवरी ऑफ फिक्स कॉस्ट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो हमारी मंथ के स्टार्टिंग से ही बिल्कुल तय हो जाती है और लगना शुरू हो जाती है। तो इसलिए जो 20 रुपीज इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन। एंड व्हाई इज इट कॉल्ड एज कॉन्ट्रीब्यूशन, बिकॉज इट इज कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द रिकवरी ऑफ फिक्स कॉस्ट। अब दोस्त जैसे 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 आइसक्रीम ज्यादा 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 बेचता जाएगा, उसकी फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट रिकवर होती चली जाएगी। और जैसे ही फिक्स कॉस्ट कंप्लीटली रिकवर हो गई, उसके बाद फ्रेंड का प्रॉफिट शुरू हो जाएगा, राइट। तो अगर फ्रेंड 1000 आइसक्रीम बेच पाता है तो 5000 का प्रॉफिट कमा लेगा। हाँ, यही फ्रेंड अगर कम आइसक्रीम बेच पाया तो हो सकता है वो लॉस में भी आ जाए, ओके। सपोज करो कि अपने फ्रेंड का बिजनेस अच्छा चलने लगा और उसने देखा कि मैंने जो 1000 आइसक्रीम का टारगेट रखा था उसको अब मैं एक्सीड करने लग गया हूं, और 3-4 महीने में मैं कितनी आइसक्रीम बेचने लग गया हूं, 1500 आइसक्रीम मैं बेचने लग गया हूं। अब देखें आखिर फ्रेंड कितना प्रॉफिट कमाएगा। तो इट इज वेरी सिंपल,
1500 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 50 रुपीज, कितने रुपीज का रेवेन्यू आएगा? 75,000। आई होप आप कैलकुलेटर चलाते जा रहे साथ में। 1500 आइसक्रीम खरीदने में 30 रुपीज के हिसाब से कितने लगेंगे? 45,000 रुपीज। तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आया? 30,000। उसमें से फिक्स कॉस्ट कितनी पे कर दी? 15,000। अब रिमेनिंग अमाउंट कहां आ जाएगा? प्रॉफिट में आ जाएगा। आप यहां पर एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि हमारा जो सेल्स है वो 1.5 गुना हो गया, यानी 50% से बढ़ा। यस, लेकिन प्रॉफिट यहां पर 50% से बढ़ा है या प्रॉफिट तो और ज्यादा हो गया? प्रॉफिट तो ट्रिपल हो गया। 5,000 का प्रॉफिट कितना हो गया? 15,000। ऐसा इसलिए क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट है वो सेम रह जाती, तो जो प्रॉफिट रहता है वो ज्यादा तेजी से बढ़ता है। इस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा डिटेल में फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में समझाया जाता है, लेवरेज चैप्टर में। ओके, अभी के लिए दोस्तों ये जो आपने और मैंने स्टेटमेंट बनाया है इसे क्या कहते हैं? मार्जिनल कॉस्ट शीट। यानी मार्जिनल कॉस्ट शीट में अभी मैं मार्जिनल के वर्ड के ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, वो मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर में जाएंगे। ये एक ऐसी कॉस्ट शीट होती है जो कॉस्ट को दो पार्ट में क्लासिफाई करती है। कौन से दो पार्ट? वेरिएबल और फिक्स। सर आपने बोला था कि कॉस्ट तो तीन तरह की होती है, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, दूसरी होती है फिक्स कॉस्ट और तीसरी होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सर सेमी वेरिएबल कॉस्ट अगर है तो वो कहां आएगी? तो दोस्तों सेमी वेरिएबल कॉस्ट इस मार्जिनल कॉस्ट शीट में नहीं आती है अलग से। आपको मालूम है क्या करना पड़ता है? कुछ स्टूडेंट सोच भी पा रहे कि क्या करना पड़ता है। वो जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है उसको आपको क्लासिफाई करना पड़ता है, सेग्रीगेट करना पड़ता है, बांटना पड़ता है, छांटना पड़ता है कि सेमी वेरिएबल में से वेरिएबल कितना है और फिक्स कितना है। तो जो वेरिएबल होता है वो यहां इंक्लूड हो जाता है और फिक्स होता है वो यहां इंक्लूड हो जाता है। ये जो मैंने सबसे पहला वाला एग्जाम्पल दिया था इसमें हमने देखा था कि सेमी वेरिएबल के अंदर वेरिएबल कितना है? 4 और फिक्स कितना है? 15,000। बस, तो आप ये समझ के चलो कि वो जो वेरिएबल है 4 रुपीज पर यूनिट वो यहां ऐड हो जाता है और फिक्स कॉस्ट 15,000 की यहां ऐड हो जाएगी। मतलब फिक्स कॉस्ट के अंदर दो चीजें आती है, एक तो प्योर फिक्स कॉस्ट और दूसरा फिक्स कॉस्ट पोर्शन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के अंदर दो चीजें आती, एक तो प्योर वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा वेरिएबल पोर्शन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों ऐसी कॉस्ट शीट जो कि कॉस्ट को क्लासिफाई कर दें बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स, वो क्या कहलाती? मार्जिनल कॉस्ट शीट कहलाती है, राइट। मार्जिनल कॉस्ट शीट का क्या पर्पस है? ये हमारे प्रॉफिट डिटरमाइन करने के काम में आती है। ये मैंने वन ऑफ द पर्पस बताया, बहुत सारे पर्पसेस है वो आगे समझेंगे, लेकिन अभी समझ में आ रहा है कि हाँ अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो किसी का भी वी कैन प्रिपेयर मार्जिनल कॉस्ट शीट। ओके दोस्तों, यहां पर कंट्रीब्यूशन जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, सो कंट्रीब्यूशन इज सिंपली सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब आप सेलिंग प्राइस भी पर यूनिट ले रहे हैं यानी 50 रुपीज ले रहे हैं और वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट ले रहे हैं 30 रुपीज, तो ऑब्वियसली जो 20 आएगा वो क्या होगा? वो होगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। वो होगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, चाहो तो यहाँ पे लिख लो, वो होगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यही अगर आप टोटल सेल्स ले रहे हैं और उसमें से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या आएगा? टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा, ठीक है। ओके, अब दोस्तों इस स्टेटमेंट पर एक बार फिर से फोकस करेंगे और ये बस इतना वाला पोर्शन 1000 वाले कॉलम पर आप और मैं फोकस कर रहे हैं। ओके, ये है सेल्स, ये है वेरिएबल कॉस्ट, ये हो गया कंट्रीब्यूशन, माइनस कर दे फिक्स कॉस्ट, क्या आ गया? प्रॉफिट। ओके, आप मुझे इस पर्टिकुलर कॉलम का नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालकर बताइए कि इस पर्टिकुलर कॉलम में आखिर इस बिजनेसमैन का नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है। मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे? नेट प्रॉफिट मार्जिन आखिर कितना है। तो आपने सीखा होगा कि नेट प्रॉफिट मार्जिन या नेट प्रॉफिट परसेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। सिंपल क्या करते हैं? प्रॉफिट लेते हैं, यस, और डिवाइड किससे कर देते हैं? सेल से, राइट। हमारे केस में प्रॉफिट कितना है? 5,000, सेल्स कितना है? 50,000, यानी इसका नेट प्रॉफिट रेशियो कितना आ गया? इसका नेट प्रॉफिट रेशियो आ गया है 10%। इज दैट क्लियर? ओके, अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, आप मुझे इसी व्यक्ति के लिए कंट्रीब्यूशन रेशियो कैलकुलेट करके बताइए कि इसका प्रॉफिट रेशियो तो मैं समझ गया कि 10% है क्योंकि 5,000 डिवाइडेड बाय 50,000, इसका कंट्रीब्यूशन रेशियो कितना है? तो आपका जवाब क्या आएगा? सर कंट्रीब्यूशन है 20,000 और कंट्रीब्यूशन रेशियो निकालना है, यानी अगेन वो एज अ रेशियो ऑफ सेल्स ही निकलेगा क्योंकि कंट्रीब्यूशन क्या है? सेल्स में से तो निकल कर आया, प्रॉफिट भी कहां से है? सेल्स में का एक हिस्सा ही तो है प्रॉफिट, वैसे ही कंट्रीब्यूशन क्या है? सेल्स का एक हिस्सा। तो कंट्रीब्यूशन रेशियो सर ऐसे निकालेंगे 20,000 डिवाइडेड बाय 50,000। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। यहां पर कंट्रीब्यूशन रेशियो आता है कितना? 40%, 20,000 डिवाइडेड बाय 50,000, राइट। दोस्तों 40% होता है हमारा कंट्रीब्यूशन रेशियो। इस कंट्रीब्यूशन रेशियो को हम पीवी रेशियो भी कहते हैं। मैंने क्या वर्ड बोल दिया? पीवी रेशियो। यहां पर पीवी
का फुल फॉर्म है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, राइट। सो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का अगर कोई आपसे फॉर्मूला पूछ ले तो फॉर्मूला क्या होगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। एंड प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज नथिंग बट कंट्रीब्यूशन रेशियो, और कंट्रीब्यूशन रेशियो को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो भी बोलते हैं, पीवी रेशियो भी बोलते हैं। सर पीवी रेशियो क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो कंट्रीब्यूशन है ना दोस्तों, ये कंट्रीब्यूशन भी एक तरीके से प्रॉफिट है, ये एक तरीके से क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है, प्रॉफिट है, बट ये फाइनल प्रॉफिट नहीं, इट इज प्रॉफिट बिफोर फिक्स कॉस्ट, राइट। अच्छा ये जो प्रॉफिट है ना, ये सीधे सीधे वॉल्यूम पर बेस्ड है, ये प्रॉफिट सीधे किस पर बेस्ड है, वॉल्यूम पर, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट सीधे किस पर बेस्ड होती है, वॉल्यूम पर। फिक्स कॉस्ट वॉल्यूम पर बेस्ड नहीं होती, आपने 1000 की जगह अगर 1500 यूनिट्स बेची तो आपकी फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, राइट। तो क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन वह प्रॉफिट है जो वॉल्यूम पर बेस्ड है। देखो ना आप यहां पर आपका वॉल्यूम 50% से बढ़ा, हाँ, तो ये भी कितने परसेंट से बढ़ा है, 50% से बढ़ा है। सो कंट्रीब्यूशन इज अ काइंड ऑफ प्रॉफिट दैट इज बेस्ड ऑन वॉल्यूम एंड हेंस दिस रेशियो इज आल्सो कॉल्ड एज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, राइट। ओके, ये देखेंगे दोस्तों यहां पर पीवी रेशियो लिखा है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो also known as contribution ratio या फिर contribution to sales ratio. So what is the formula? Contribution upon sales. हमने यहाँ पर यही किया, 20,000 divided by 50,000, right? अब एक खास बात मैं आपको यहाँ पर और बताना चाह रहा हूं कि जरूरी नहीं कि आपको टोटल कंट्रीब्यूशन लेना है और डिवाइड बाय टोटल सेल्स करना है। आप चाहो तो एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन ले लो और एक यूनिट के सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर दो तो भी आपका सेम आंसर आता है। क्योंकि क्या हुआ, अगर आपने 1000 यूनिट बेची तो ये भी 1000 से मल्टीप्लाई हुआ और 1000 यूनिट बिकी तो ये भी 1000 से मल्टीप्लाई हुआ, राइट। तो अल्टीमेटली दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 1000 कॉमन है। तो आप यहां पर पीवी रेशियो कैलकुलेट करते वक्त आइदर टोटल और पर यूनिट डेटा कैन बी यूज। यहां पर आप टोटल डेटा भी यूज कर सकते हो और पर यूनिट डेटा भी आप यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई सा भी डेटा यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट कैन बी यूज नहीं है, डेटा कैन बी यूज, ठीक है। ओके चलिए, अब दोस्तों ये जो अपना फ्रेंड है ये एक दिन दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा हमारे पास आया और बहुत घबराया हुआ था और कह रहा था कि हाँ भाई मैंने तो गलती कर दी, आइसक्रीम की शॉप लगाकर मुझे तो नुकसान होने लगा है। हमने कहा क्यों भाई, तेरा तो बढ़िया टर्नओवर था, तू 1000 आइसक्रीम बेचता था, कितना कमाता था, 5000। जब तू 1500 आइसक्रीम बेचता था तो कितना कमाता था, 15000। तो अभी तुझे नुकसान कैसे हो गया। उसने कहा भाई धंधा मंदा हो गया, न जाने क्यों अब ग्राहक मेरी पेढ़ी पर ही नहीं चढ़ रहे, मेरी शॉप पर ही नहीं आ रहे, न जाने क्या हो गया। हमने दोनों ने बैठकर, दोनों दोस्तों ने बैठकर दिमाग लगाया क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। ये शॉप हमने मुंबई में डाली थी, सपोज करो कि हम मुंबई से हैं, मुंबई में शॉप डाली थी। हमने कहा बॉस समझ में आ गई तेरी प्रॉब्लम, तूने जब शॉप शुरू करी थी तो क्या तू सिद्धि विनायक जी के मंदिर गया था। उसने कहा ओ ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, ऐसा तो मैंने करा ही नहीं। दोस्त फटाक से भागा और सिद्धि विनायक मंदिर की ओर जाने लगा। इतने में हमने उसको पीछे से खींचा, रुक 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 रुक। उसने कहा नहीं जाने दे मुझे और भगवान जी से ये अर्जी लगाने दे कि हे भगवान भले ही मुझे प्रॉफिट मत दो लेकिन मुझे नुकसान भी तो मत दो कम से कम। हमने कहा ठीक है, मान ले भगवान जी के तू दर्शन कर रहा है और बोल रहा है कि हे भगवान भले ही प्रॉफिट मत दो लेकिन कम से कम नुकसान मत दो, यानी ऐसा ना हो कि मेरी जेब से इस शॉप में पैसे लग जाएं। और भगवान जी ने तेरी सुन ली और तुझे कहा वत्स बताओ कितनी यूनिट्स बिकनी चाहिए, कितनी यूनिट्स हम तुम्हारी बिकवा दें ताकि भले ही तुम्हें प्रॉफिट ना हो लेकिन नुकसान भी ना हो। तब तू क्या जवाब देगा। दोस्त ने हमसे पूछा ठीक है भाई तू बता आखिर क्या जवाब देना चाहिए। हमने कहा देख भाई, अगर एक भी यूनिट नहीं बिकती तो तेरा सेल्स कितना होता है, 0। वेरिएबल कॉस्ट कितनी होती है, 0। कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 0। लेकिन फिर भी एक यूनिट नहीं भी बिकती है तो भी तुझे कितने रुपीस की फिक्स कॉस्ट इनकर करनी ही पड़ती है, 15,000। और ये 15,000 ही क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा तेरा लॉस। अब तू भगवान से क्या कहने जा रहा है कि हे भगवान भले ही ये जो पॉजिटिव प्रॉफिट हो रहे हैं नहीं हो लेकिन मुझे नुकसान भी ना हो। यानी यहां पर प्रॉफिट में तुझे क्या चाहिए, अल्टीमेटली क्या चाहिए, बेयर मिनिमम 0 तो चाहिए ही सही, यस। तो उसके लिए आखिर यहां पर कितनी यूनिट्स बिकनी चाहिए। तो इसका सिंपल सा रूल है दोस्त, हर एक यूनिट आप कितने में बेचते हैं, 50 में।
एक यूनिट में वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 30, यानी एक यूनिट पर हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है 20, यानी अगर आपने 1 यूनिट बेची 20 रुपीज आ गए। लेकिन क्या अब आप प्रॉफिट में आ जाएंगे? नहीं, अभी तो हमारी फिक्स कॉस्ट ही हमें रिकवर करनी है। कितने रुपीस की फिक्स कॉस्ट रिकवर करनी है हमें? 15,000 रुपीज की फिक्स कॉस्ट हमें रिकवर करनी है। और एक एक आइसक्रीम जब बिकती जाएगी तो 20 रुपीज का कंट्रीब्यूशन आता जाएगा। तो ये 20 करके आखिर कितनी आइसक्रीम बिक जाए कि हम गंगा जी नहाए और 15,000 रुपए की हमारी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो गई? मेरे हिसाब से आपने अभी तक कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन कर भी लिया होगा। हाँ जी, क्या किया आपने कैलकुलेशन? 15,000 इज द टारगेट, कि हमें इतना तो चाहिए ही चाहिए। और एक एक यूनिट बेचकर कितने रुपीस आ रहे? 20 रुपीस आ रहे हैं। तो 15,000 डिवाइडेड बाय 20 कितना आता है दोस्तों आंसर? 15,000 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो आंसर आता है 750। 750 ये जो आपने नंबर निकाला ना 750 यूनिट्स, दिस 750 यूनिट्स इज कॉल्ड एज ब्रेक इवन पॉइंट। क्या कहते हैं इसे? ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है कि वह लेवल ऑफ सेल्स कि मैं कितनी यूनिट्स बेच दूं। ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि वह लेवल ऑफ सेल्स जहां पर कि भले ही प्रॉफिट नहीं होगा लेकिन लॉस भी नहीं होगा, एटलीस्ट मेरी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाएगी और प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 0, राइट। एक बार अगर आप और मैं वेरीफाई करना चाहें 750 यूनिट्स में क्या सही में हमारा प्रॉफिट 0 आएगा, तो कैसे वेरीफाई करेंगे? 750 यूनिट्स पर मार्जिनल कॉस्ट शीट बना लेते हैं। ओके, तो 750 यूनिट्स को मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे हम? 50 से। तो ये आता है 37,500। 750 पर 30 रुपीज के हिसाब से कॉस्ट लगेगी, कितना आता है? 22,500। यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आता है दोस्तों? 15,000। और हमारी फिक्स कॉस्ट भी कितनी है? 15,000। प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 0। यानी 750 यूनिट्स इज अवर ब्रेक इवन पॉइंट। जिस दिन अपने दोस्त की 750 आइसक्रीम्स बिक गई, ये बात तो कंफर्म रही कि वो प्रॉफिट कमाए ना कमाए लेकिन उसे लॉस तो नहीं होगा। तो दोस्तों अगर ब्रेक इवन पॉइंट का अगर आप फॉर्मूला मुझसे पूछना चाह रहे हैं तो मैं क्या जवाब दूंगा? ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। 15,000 डिवाइडेड बाय 20 पर यूनिट। ये देखेंगे दोस्तों हमारे यहां पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ब्रेक इवन पॉइंट। Fixed cost upon contribution per unit 750 units is the break even point. Okay, so break even point is a level of sales at which there is no profit, no loss. In fact, contribution is just sufficient to recover the fixed cost. बस जो हमारा contribution होता है वो बस इतना भर काफी होता है कि हमारी fixed cost recover हो जाए, right? अब सपोज करें कि ये जो फ्रेंड है ये जानना चाह रहा है कि कभी भगवान जी ने बोला कि मैं यूनिट्स नहीं समझता, तुम तो बताओ कितने रुपए का सेल करवा दूं। तो सिंपल हम क्या करेंगे? 750 यूनिट्स लेंगे और उसको इंटू 50 रुपीज कर देंगे और क्या बोलेंगे? जिस दिन 37,500 रुपीज का सेल्स हो गया उस दिन मेरा ब्रेक इवन सेल्स हो गया, राइट। तो यूनिट्स में ब्रेक इवन पॉइंट कितना आता है? 750। रुपीज में ब्रेक इवन सेल्स कितना आता है? 37,500, राइट। ये 37,500 आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि ये रही फिक्स कॉस्ट। कितने रुपीस की फिक्स कॉस्ट है? ये 15,000 रुपीज की फिक्स कॉस्ट है। और आप इसे डिवाइड कर दो किससे? पीवी रेशियो से। जरा एक मिनट फटाफट कैलकुलेटर पर आप कैलकुलेट करके देखिए क्या आंसर आता है। 15,000 डिवाइडेड बाय 40%, यस 37,500। आप सोच में पड़ गए होंगे आखिर ये आंसर कैसे आ गया, राइट। तो यहां पर अब आप ये देखिए कि आपका टारगेट प्रॉफिट ब्रेक इवन पर कितना होता है? 0। आपकी फिक्स कॉस्ट तो कितनी लगनी बिल्कुल तय है? 15,000। तो आपको कंट्रीब्यूशन कितना कमाना पड़ेगा ताकि यहां प्रॉफिट 0 आ जाए? 15,000 कमाना पड़ेगा। अब दोस्तों सपोज करो कि जो 50 रुपीज का सेल्स है वो 100% के बराबर है ना। 50 रुपए पर यूनिट इज इक्विवेलेंट ऑफ 100%, यानी 50 रुपीज इज इक्वल टू 100%। तो 30 रुपीज कितना परसेंट हुआ? 60%। तो 20 रुपीज कितना परसेंट हुआ? 40%, राइट। परसेंटेज में हमने कन्वर्ट कर दिया ना रिलेटिव टर्म्स में। तो एक तरीके से ये जो हमें 15,000 का कंट्रीब्यूशन कमाना है ये सेल्स का कितने परसेंट के बराबर है? 40% के बराबर है। तो 15,000 का कंट्रीब्यूशन कमाने के लिए सेल्स आखिर कितना करना पड़ेगा? तो 15,000 अगर 40% ऑफ सेल्स है तो फिर सेल्स कितना करना पड़ेगा? 15,000 डिवाइड बाय 40% करोगे तो 100% वाला नंबर आ जाएगा, राइट। तो यहां पर दोस्तों ये लिखा हुआ है ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपको वैल्यू में कैलकुलेट करना है, रुपीज में कैलकुलेट करना है तो दो तरीके, या तो जो आपने ब्रेक इवन की यूनिट्स निकाली 750 यूनिट्स उसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, ये 50 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 37,500। और ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। 15,000 लिया उसको 40% से डिवाइड किया, आंसर कितना आ गया? 37,500। ओके दोस्तों ये इसी के साथ हमने यहाँ पर कॉस्टिंग के जो हल्के फुल्के से बेसिक्स हैं उनको यहाँ पर कंप्लीट किया।